CH33 कर्मों का फल, परीलोक में स्थान, रेयांश का प्यार तुम्हारे लिए ही था। एक नया अध्याय। जिज्ञासा ने कहा, पर नैना ये जिंदगी तो रागिनी की है ना, मुझे अभी भी बुरा लगता है। रेयांश रागिनी को किस हद तक प्यार करता है? नैना ने कहा, तो कुछ मत सोच। परी ने कहा था ना, ये तेरी ही जिंदगी है, कुछ ना कुछ राज इसमें भी होगा। अब आगे दिन ऐसे ही बीत गया। शाम को लगभग 7 बजे नैना और रागिनी अपने कमरे में बैठी थी। नैना ने अब कितनी बार परी माँ को बुलाया पर परी माँ नहीं आई। नैना ने जिज्ञासा को कहा, जिज्ञासा ये परी अपने आप को कुछ ज्यादा ही नहीं समझती। तू जब भी बुलाती है आ जाती है, अब जब मैं बुला रही हूँ तो नहीं आ रही। जिज्ञासा ने कहा, नैना की परी माँ ने हमारी इतनी मदद की है, इतना कुछ हमारे लिए किया है कि उनका यह एहसान तो हम इस जन्म में बिल्कुल नहीं चुका सकते। वरना मेरी जिंदगी तो वैसे ही खत्म हो रही थी। ना कभी किसी को मेरे बारे में पता चलता, ना कभी सच्चाई सामने ना आती, और ना ही कभी मुझे ये जिंदगी मिलती अगर परी माँ नहीं होती। मेरे लिए तो वो एक फरिश्ता है, भगवान है मेरा। अभी जिज्ञासा ने इतना ही कहा था कि अचानक उसके कमरे में परी के साथ साथ 2 लोग और प्रकट हुए। जिज्ञासा उन्हें देखकर हैरान रह गई, क्योंकि एक जो परी की तरह ही बहुत ही खूबसूरत पर थोड़ी सी उम्र दराज लग रही थी, और साथ में उतने ही हैंडसम देवता जैसे इंसान उसके साथ खड़ा था। नैना ने कहा, ये क्या, एक को बुलाया था 3 आ गए। परी ने नैना को गुस्से से देखकर कहा, तुम बहुत बोलती हो, और अब जरा चुप ही रहना, वरना तुम्हें पता है मैं क्या कर सकती हूँ। नैना ने जल्दी से अपने होठों पर उंगली रखी और हाँ कहा। जिज्ञासा उठी और बोली, परी माँ ये दोनों? तो परी ने कहा, जिज्ञासा यह मेरे माँ बाप हैं जो तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आए हैं। फिर परी की माँ ने बोला, हाँ जिज्ञासा तुम हमारा शुक्रिया कर रही थी, पर शुक्रिया तो हमें तुम्हारा करना चाहिए। तुमने हमारी बेटी की जान बचाई, और तो और यह जो कुछ भी तुम्हें मिला है तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। तुम्हें एक अच्छी जिंदगी मिली, यह सब तुम्हारे कर्म हैं जो तुमने कमाए हैं। जिज्ञासा ने कहा, वह कैसे? तो परी के पापा बोले कि बचपन में तुम अक्सर अपना खाना बाहर बैठी भिखारन और उसकी माँ को दे देती थी, और तुम खुद सारा दिन भूखी रहती थी। तब तुमने अच्छे कर्म कमाए, तुम्हें जब भी पॉकेट मनी मिलती तुम जरूरतमंद को उसमें से कुछ लेकर देती, उनकी जरूरत को पूरा करती, और कई कई दिन बिना पॉकेट मनी मिले गुजारा करती, और तो और अपनी कई ख्वाहिशों को मारकर तुमने दूसरों की जरूरत को पूरा किया। ये तुम्हारे अच्छे कर्म थे। फिर परी बोली, एक बार एक चिड़िया का बच्चा जिसको एक बिल्ली मार रही थी, तुमने उसे बचाया। बिल्ली ने तुम पर हमला भी किया, पर चिड़िया को बचाने के लिए तुम खुद घायल हो गई, लेकिन तुमने उसके बच्चे को बचाया, और तो और तुम्हारी माँ के डांटने और मारने के बाद भी तुमने उस बच्चे को तब तक अपने से अलग नहीं किया जब तक कि वो ठीक नहीं हो गया। वो भी तुम्हारे अच्छे कर्म थे। तुम हमेशा अपनों से पहले दूसरों का भला सोचती थी। नैना, उसको तुमने एक परिवार का साथ दिया, जितना हो सका उसकी मदद की, यह भी तुम्हारे अच्छे कर्म थे। फिर परी की माँ बोली, एक दिन तुम खुद बारिश में भीगी, क्योंकि तुमने अपना छाता एक गरीब सब्जी बेचने वाले को दिया, जो कि बारिश में खड़ा अपनी सब्जी की ठेली के नीचे ही अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा था और घर जाने में असमर्थ था। लेकिन तुमने अपना छाता ही नहीं बल्कि अपना गर्म कोट भी उसको पहनने के लिए दिया, ताकि जितना हो सके वो सर्दी से बचे, और खुद बारिश में भीगती रही। और छाता और कोट गुमने की वजह से तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत मारा और तुम्हें 2 दिन तक भूखे रखा। वो तुम्हारे अच्छे कर्म थे। फिर परी ने कहा, जिज्ञासा ऐसे कितने ही अच्छे कर्म तुमने अपनी इस जीवन में कमाए, तभी तो उन सब कर्मों ने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें ये जिंदगी देने में। फिर जिज्ञासा ने कहा, पर परी माँ मेरे साथ जो कुछ भी हुआ पिछली जिंदगी में वह क्यों हुआ? अगर मैंने इतने अच्छे कर्म किए थे? तो परी हंसी और बोली, हर कर्मों की सजा भगवान देता है। अगर तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हें अच्छी जिंदगी मिलती है, बुरे कर्म करते हो तो बुरी, और पिछले जन्म के कारण भी बहुत मायने रखते हैं। इसीलिए जो कुछ जिज्ञासा ने भुगता उसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह है, जो तुम्हें आगे समय आने पर पता चलेगा। पर मैं तुमसे इतना ही कहूंगी कि तुम बार बार मायूस होती हो। तुम्हें लगता है कि तुम रागिनी की जिंदगी जी रही हो, नहीं, रेयांश का प्यार तुम्हारे लिए ही था। और इतना समझ लो, रागिनी तुम्हारे हिस्से की खुशियों को जी रही थी रेयांश के साथ। जिज्ञासा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो परी की माँ बोली, बेटा आज रात तुम्हें पता चल जाएगा कि किस तरह से रेयांश के प्यार पर सिर्फ तुम्हारा हक था, और आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि किस तरह से जिज्ञासा को अपनी जिंदगी में इतना दुख मिला।
उसके पीछे क्या वजह है? फिर परी ने कहा, हाँ रागिनी, एक बात और रेयाश, और तुम्हारी शादी के बाद तुम पूरी तरह से रागिनी बन जाओगी। यानी अगर तुम चाहो तो जिज्ञासा की यह दर्द भरी जिंदगी है उसे हमेशा हमेशा के लिए भूल सकती हो। और तो और तुम्हें इस जन्म में ही नहीं बल्कि यह जन्म अच्छे से पूरा करने के बाद तुम्हें मृत्यु के बाद भी परी लोक में स्थान दिया जाएगा, और तब भी तुम्हारा जीवन परियों के बीच खुशहाली से बीतेगा, जहां पर तुम्हें माँ बाप भाई बहन सबका प्यार मिलेगा। जिज्ञासा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, क्या सच में? तो परी के पापा बोले, हाँ, तुम्हें इस जन्मों जन्मों के बंधन से इसी जन्म में छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि तब तुमने अपने जन्म में इतने अच्छे कर्म किए हैं, लोगों का इतना भला किया है कि अब तुम्हारे उस अच्छे कर्मों का फल देने का समय आ गया है। जिज्ञासा बनकर तुमने अपने अगले सारे जन्मों के कष्ट इसी जन्म में सह लिए हैं, इसीलिए अब तुम इस जन्मों जन्मों के बंधन से मुक्त हो गई। ये जन्म तुम बहुत अच्छे से बिताओगी। हाँ, पर एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हें फिर से दुखों का सामना करना पड़ेगा, पर कुछ देर के लिए। जिज्ञासा ने कहा, पर क्यों और कब होगा? तो परी ने कहा, ये हम नहीं बता सकते। जिज्ञासा, पर इतना जरूर कहूंगी कि तुम ये जिंदगी खुशी खुशी जियो, ये तुम्हारी जिंदगी है। अब पिछले सारे रिश्तों से तुम्हारा नाता टूट चुका है। फिर परी ने उसे हवा में हाथ हिलाकर सामने की दीवार पर कुछ दिखाया, जिसमें जिज्ञासा ने देखा कि एक बच्चा जो बहुत खुश हो रहा है, इधर उधर देखकर वो अपनी माँ को बोल रहा है कि यह क्या है। तो उसकी माँ उसे बता रही है, ये पेड़ है और यह हरे रंग की पत्तियां हैं, ये फूल है। जिज्ञासा और नैना दोनों हैरान थी कि यह बच्चा जो लगभग -12 साल का है, उसे इतना भी नहीं पता कि यह पेड़ है और यह पत्तियां हरे रंग की होती हैं और ये फूलों का रंग। तो परी ने कहा, जिज्ञासा, मैं तुम्हारे मन में उठ रही प्रश्न को समझ सकती हूँ। दरअसल ये बच्चा जन्म से ही अंधा था, किसने कभी रंग नहीं देखे, इसीलिए पहली बार तुम्हारी आंखें मिलने के बाद यह इस दुनिया के रंगों को देख पा रहा है। और इसकी खुशी तो तुम इसके चेहरे और इसके माँ बाप के चेहरे से ही भाप सकती हो। इसके माँ बाप तुम्हें दिन रात दुआएं देते हैं, क्योंकि तुम्हारी वजह से उनके बच्चे को आंखों की रोशनी भी मिली, और साथ में उसका सारा ऑपरेशन और बाद में दवाइयाँ का खर्च, यहाँ तक कि इसकी पढ़ाई का खर्च भी तुम्हारे पैसों से ही चुकाया गया। इसके माँ बाप बहुत गरीब थे, जो कि इसका खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसीलिए अभी तक ये बच्चा अंधों की तरह था और एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी रहा था। पर अब तुम्हारी आंख से ये सब देख पा रहा है, और तुम्हें पता है ये बच्चा जब से तुम्हारी आंख मिली है और जब से इसकी आंखों की रोशनी आई है, ये तब से अपनी आंखें बंद नहीं कर रहा और खुशी के मारे सोता नहीं कि उसे पूरी दुनिया देखनी है, सब कुछ अपने आसपास देखना है। बहुत साल उसने अंधेरे में गुजारे हैं, लेकिन अब वो रंगों को देखना चाहता है। जिज्ञासा बहुत खुश हो रही थी। फिर परी ने एक और दीवार पर तस्वीर चलाई, जिसमें एक माँ अपने छोटे छोटे 2 बच्चों के साथ एक आदमी के साथ बैठी है और जिज्ञासा को दुआएं दे रही है। फिर परी ने बताया, यह वो शख्स है जो कि एक फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन लगातार धुआं इसके शरीर में जाने से इसके लंग्स खराब हो गए थे और यह बहुत गरीब है, जिनके पास पैसा नहीं था इलाज कराने का। तुम्हारे एक फेफड़े से इस जीवन भी मिला और उसके पूरे ऑपरेशन का खर्चा भी उठाया गया। अब यह माँ अपने बच्चों के साथ तुम्हें दिन रात दुआएं देती है, क्योंकि उसका घर तुमने बचाया। तुमने एक नहीं 4 जिंदगियां बचाई, क्योंकि इसकी पत्नी ने ये कसम खाई थी कि अगर इसका पति मरा तो ये भी अपने बच्चों के साथ आत्महत्या कर लेगी, क्योंकि उनके घर में कमाने वाला सिर्फ उसका पति था और वैसे भी उसके बाद उनकी जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाती। इसीलिए तुमने ये 4 जिंदगियां भी बचाई हैं। अब जिज्ञासा की आंखों में आंसू था और दिल में बहुत खुशी। फिर परी ने एक और तस्वीर दिखाई, जिसमें जिज्ञासा की पेनक्रियाज, उसके लीवर सबको डोनेट कर दिया गया, और ऐसे ही गरीब परिवारों में जो कि ना तो अंग खरीद सकते थे ना ही सर्जरी का खर्चा झेल सकते थे, पर अब कई लोगों को जीवन मिला और उनके परिवार को खुशियां। जिज्ञासा जैसे जैसे सब देख रही थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने कहा, अब मुझे मेरे मरने का गम नहीं हो रहा। मेरे मरने के बाद कितने लोगों को जिंदगी मिली, कितने लोगों को खुशियां मिली। उन घरों में से 2 छोटे बच्चे थे, जिन्हें एक को उसका लीवर मिला और 2 बच्चों को जिज्ञासा की एक एक आंख, जिससे वह इस दुनिया को देख पाए। उन बच्चों की खुशियां और उन परिवार वालों की खुशियां देखकर जिज्ञासा और नैना वह भी उतनी ही खुश हो रही थी।
फिर परी के पापा ने कहा, देखा जिज्ञासा, तुमने कितने घर से कितने परिवारों की दुआएं मोल ली हैं, जो तुम्हें दिन रात दुआएं देते हैं, और उन्हीं की दुआओं का सदका तुम्हें जन्मों जन्मों के बंधन से मुक्ति मिली, और स्वर्ग लोक में सबसे सुंदर और सबसे नेक दिल, सबसे खुशनसीब परी का स्थान मिलेगा। परी खुशी खुशी बोली, जिज्ञासा, इस जन्म को पूरा करने के बाद तुम परीलोक में आ जाओगी, जहाँ पर मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगी। हम दोनों फिर धरती पर आया करेंगे। परी की माँ ने उसके कान खींचे और बोले, बस बस, इतने आगे की मत सोचो, पहले उसे ये जीवन अच्छे से गुजारने दो। जो कुछ उसने इतने सालों में दुख सहे हैं, अब उसे उन खुशियों को जीने दो। फिर नैना ने कहा, क्या परी माँ, टू बी कंटिन्यूड, कितने कम कमेंट किए हैं, बताया था ना कि अभी टू स्टोरी शुरू हुई है। आदित्य को पता है कि जिज्ञासा जिंदा है, वह चुप एने चाय बैठेगा, और अभी से पढ़ना छोड़ दिया, बहुत गुस्सा हूं मैं। CH34 आदित्य का पछतावा, 2 बार याददाश्त जाना, हमें एक ही जेल में रहना है, जहां पर मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगी। हम दोनों फिर धरती पर आया करेंगे। परी की माँ ने उसके कान खींचे और बोले, बस बस, इतने आगे की मत सोचो, पहले उसे ये जीवन अच्छे से गुजारने दो। जो कुछ उसने इतने सालों में दुख सहे हैं, अब उसे उन खुशियों को जीने दो। फिर नैना ने कहा, क्या परी माँ, अब आगे मुझे भी ऐसा कुछ जीवन मिल सकता है? मैंने भी तो अपनी इस जिंदगी में बहुत अच्छे काम किए हैं, प्लीज मुझे भी जिज्ञासा के साथ ही रहना है। मुझे चाहे जिज्ञासा जैसी सुंदर परी मत बनाइएगा, पर एक परी बनकर जिज्ञासा के साथ ही रखना। परी बोली, बिल्कुल नहीं माँ, ये बहुत बुरी है, आप नहीं जानते ये मुझे कितना कोसती है। वो सब हंसने लगे। फिर परी के माँ बाप ने कहा कि बेटा, अब हम तुम्हारे सामने दोबारा नहीं आएंगे। इसने तुमसे वादा किया है तो यह अपना वादा निभाएगी, जब जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी यह आएगी। पर हम सिर्फ तुमसे मिलने आए थे, हम इस धरती पर नहीं आते। अब हम तुमसे तुम्हारे इस जीवन के बाद परी लोक में मिलेंगे, तब तक तुम खुशी से रहो और यह जिंदगी अच्छे से जियो। जो प्यार तुम्हें मिल रहा है, उस प्यार को पूरी तरह आनंद लो। इतना कहकर परी के माँ बाप वहां से गायब हो गए। जिज्ञासा तो उन्हें मिलने के लिए उठी। जिज्ञासा ने परी को बोला, परी माँ, तुम्हारे माँ बाप कहाँ गए? तो परी ने कहा, जिज्ञासा, वो परी लोक के राजा और रानी हैं, वो इस धरती पर नहीं आते जब तक बहुत जरूरत ना हो। पर आज वो तुमसे मिलने आए हैं। तुम खुद ही सोचो, तुम उनके लिए कितनी स्पेशल हो, लेकिन तुम उन्हें छू नहीं सकती जब तक कि तुम परी लोक में नहीं आ जाती। नैना जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, प्लीज परी माँ, मैं भी तो आपकी प्यारी बेटी हूँ, और मैं आपको कोसती नहीं हूँ, बल्कि जिज्ञासा को बोलती हूँ कि मत कोस, परी माँ बहुत अच्छी है। तो परी ने मुंह बनाया और बोला, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, मुझे सब पता है। फिर उन्होंने कहा, जिज्ञासा, जैसा कि मेरे माँ बाप ने कहा, आज रात तुम्हें ये पता चलेगा कि रेयांश के प्यार पर क्यों तुम्हारा हक है। इतना कहकर परी माँ भी वहां से गायब हो गई। जिज्ञासा वह हैरानी से खड़ी हुई थी कि रेयांश के प्यार पर उसका हक कैसे है, जबकि वो तो उसे कभी मिली ही नहीं, वो उससे जानती भी नहीं। नैना ने कहा, जिज्ञासा, ज्यादा मत सोच, आज रात को तुझे तेरे सवालों का जवाब मिलेगा, तो बस इंतजार कर। इधर राखी, मधु और आदित्य पर केस चल रहा था। उसकी माँ वो अब पागल खाने में थी, जहां पर भागने की कोशिश करती थी कि मुझे मेरी बच्ची को ढूंढना है, पर कोई जाने नहीं दे रहा था। आदित्य गुमसुम सा बैठा हुआ था, अपनी आंखों में आंसू लिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो देखा वो सच है या नहीं, क्योंकि सबके हिसाब से जिज्ञासा इस दुनिया से चली गई है। फिर वो लड़की जिसने आदित्य का नाम लिया हो, जो बिल्कुल जिज्ञासा जैसी दिखती है, वो कौन थी? क्या वो उसका कोई भ्रम था? क्या सच में उसने जिज्ञासा की आत्मा को देखा था? पर वो बहुत ज्यादा रो रहा था कि यह उससे क्या हो गया। उसके हाथ में भी जिज्ञासा की वो डायरी थी, जिन्हें वो लगातार पढ़ पढ़ के रो रहा था और अपना सर दीवारों में मार रहा था कि यह मुझसे क्या हो गया, यह मैंने क्या किया? अपने ही हाथों अपने प्यार को अपने से अलग किया, उसे दुनिया भर के दुख दिए। उस डायरी में तब भी लिखा था कि उसने 5 दिन किस तरह से जंगलों में रहकर गुजारे। अब आदित्य को रियलाइज हुआ कि जिज्ञासा सच कह रही थी। राखी ने कोई ट्री हाउस और उसके रहने का इंतजाम नहीं किया था, बल्कि उसे जंगलों में मरने के लिए छोड़ा था। आदित्य ने कहा, जिज्ञासा, मैं इतना बुरा कैसे हो सकता हूँ? मैंने एक बार भी नहीं देखा कि तुम जंगलों में किस तरह से अपना जीवन गुजार रही हो। मैंने एक बार भी पलटकर तुम्हें नहीं देखा। मैं इतना पागल कैसे बन सकता हूँ?
मैं सिर्फ राखी के कहने पर कि उसने तुम्हारा रहने का अच्छे से इंतजाम किया है मैं कैसे मान गया। मैंने क्यों विश्वास किया। राखी पर आदित्य बहुत ज्यादा रो रहा था। वह अपने आप को कभी थप्पड़ मारता कभी अपना सिर दीवार पर पटकता। 2 बार पुलिस वाले ने उसे रोका कि अगर इसी तरह से ये करता रहा तो यह मर जाएगा, पर वो बार बार यही कह रहा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। कैसे, पर मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मैं अब तुम्हारे हिसाब से चलूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस एक मौका दे दो जिज्ञासा, एक बार मेरे पास वापस आ जाओ। मैं तुम्हें अब खुशियां ही खुशियां दूंगा। जिस पुलिस वालों ने उसे पकड़ा था उन्होंने कहा, अब तुम्हें याद आ रही है जिज्ञासा की, तब तुम इतने अंधे बने रहे। अरे एक बार तो अपनी बीवी का कहा माना होता। सच में तुम्हारे जैसा बेवकूफ और घटिया इंसान हमने आज तक नहीं देखा, जो अपनी बीवी को 5 दिन घने सुनसान जंगलों में छोड़कर आ गया, बिना ये देखे कि वहां पर इतने जंगली जानवर हैं, कोई उसे मार ना दे या उसके साथ कुछ और अनहोनी ना हो जाए। अगर रखी या किसी ने कहा भी था तुम तो एक बार तरस खाते हो, उस पर इस तरह से कोई सजा देता है अपनी ही बीवी को। और ऐसे भी कैसे माँ बाप होते हैं जो इतनी घटिया और गिरी हुई हरकत करें, अपनी बेटी को ही दुनिया के सारे टॉर्चर करें। उन पुलिस वालों को किसी को आदित्य पर कोई दया नहीं आ रही थी, बस उन्हें जिंदा रखना था किसी भी तरह, वरना बात उन पर आती। पर दिल तो उनका भी कर रहा था वो इस आदित्य को अपने हाथों से मार डाले। सब उसे ही बुरा भला कह रहे थे कि तुम्हारे पास दिल नाम की कोई चीज नहीं है। जब भी वो कहता कि जिज्ञासा मुझे माफ कर दो, तो एक हवलदार उसने उठकर कई बार उसे अपने डंडे से मारा कि अगर वो जिंदा भी होती तब भी उसे तुझे माफ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तुम जैसा पति तो भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे जो किसी बाहर वाली की बातों में आकर अपनी बीवी को सजा देता था। और हद से बढ़कर आदित्य समझ पा रहा था कि पुलिस वालों और सबको कितना गुस्सा है। दूसरे दिन ही राखी और मधु उन दोनों की सुनवाई थी कोर्ट में, जो कि मीडिया, मिनिस्टर्स और सबके प्रेशर में ये केस को जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए बोला था, ताकि जितनी जल्दी हो सके इस मधु और राखी को सजा मिले। राखी और मधु अलग अलग जेल में बंद थी, जहां पर बहाने से मधु के 2 साथी जो कि उसी के साथ बंद थे, उन्होंने कितनी बार ही मधु को मारा ये जानकर कि उसने जिज्ञासा के साथ कितना बुरा किया। राखी का भी वही हाल था। राखी चिल्ला रही थी कि प्लीज मुझे किसी और जेल में डालो, मुझे मेरी माँ के साथ रहने दो। उधर से मधु भी रो रही थी कि अगर जेल में ही रखना है तो कम से कम मेरी बेटी के साथ तो रहने दो। पर आज रेयांश और समीर के कहने पर इन दोनों को अलग अलग जेल में रखा गया था, और इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि अब ये कभी भी एक दूसरे से मिल ना पाए। यानी कि जब राखी के केस की सुनवाई थी तो उसके 1 घंटे बाद मधु की ओबरॉय और सिंघानिया खानदान अब इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहता था। मधु पर तो और भी बहुत सारे केस चले जिससे उसका बचना नामुमकिन था। इधर रात को जिज्ञासा यही सोच रही थी कि आज रात उसे कैसे पता चलेगा कि अचानक रात को 12 बजे रेयांश उसके कमरे में आया। उसने जैसे ही जिज्ञासा को जगे हुए देखा तो उसकी तरफ आया और बोला, क्या हुआ रागिनी, अभी तक सोई नहीं? तो रागिनी ने कहा, नहीं, वो बस थोड़ा नींद नहीं आ रही थी। तो रेयांश बड़े पास प्यार से उसके पास बैठा और बोला, मैं समझ सकता हूँ तुमने जो कुछ भी आज देखा और तुम्हें जिज्ञासा के बारे में जो भी पता चला सब कुछ, पर घबराओ मत, अब जिज्ञासा को इंसाफ मिलेगा। और तुम भी प्लीज ज्यादा मत सोचो, क्योंकि तुम्हें अभी भी आराम की जरूरत है, और अपने दिमाग पर ज्यादा बोझ मत डालो क्योंकि बड़ी मुश्किल से तुम वापस आए हो। अब मैं दोबारा तुम्हें नहीं खो सकता, या तुम्हें कुछ भी हो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर रागिनी ने कहा, हाँ, पर आप इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? तो रेयांश ने उसे पकड़ा, उसके गालों पर प्यार से किस करता हुआ बोला, तुम्हें नहीं पता इस वक्त मैं तुम्हारे कमरे में क्यों आता हूँ? पहले जब भी तुम मुझसे मिलने लंदन या इंडिया आती थी, मैं जहाँ भी होता तो तुम मेरे कमरे में ही रुकती थी, मुझे 1 मिनट में अपने से अलग नहीं करती थी। और अब मैं नोट करता हूँ तुम ज्यादा मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देती, मुझे देखती भी नहीं। फिर उसने रागिनी का चेहरा अपने हाथों में पकड़ा और बिल्कुल उसके पास जाकर बोला, क्या तुम सब भूल गई हो रागिनी? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? रागिनी बेचारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या कहे, क्योंकि उसे सच में कुछ भी याद नहीं था। उसने अपना सर झुका लिया तो रेयांश ने कहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। फिर यहाँ रागिनी को वैसे ही लेकर लेट गया।
प्यार से उसके गालों पर सब चेहरे पर किस करता हुआ बोला, रागिनी तुम्हें पता है तुम अपनी यह याददाश्त 2 बार भूल चुकी हो और मुझे हर बार तुम्हें याद कराना पड़ता है। अब रागिनी हैरानी से रेयांश को देख रही थी। उसने कहा 2 बार? तो रेयांश ने कहा हाँ, एक बार पहले जब तुमने मेरी जान बचाई तब मैंने तुम्हें कितना ढूंढा और जब मिली तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं था और तुम्हें मैं याद कराता रहा पर तुम्हें याद नहीं आया। और अब जब तुम कोमा से बाहर आई हो तुम्हें फिर से कुछ नहीं याद। पहली बार तो तुम सिर्फ मेरे बारे में भूली थी पर अब तो तुम सब कुछ भूल गई हो। और टू बी कंटिन्यूड। CH35 कुदरत का खेल, खुला राज क्यों है रेयाश के प्यार पर जिज्ञासा का हक। तब मैंने तुम्हें कितना ढूंढा और जब मिली तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं था और तुम्हें मैं याद कराता रहा पर तुम्हें याद नहीं आया। और अब जब तुम कोमा से बाहर आई हो तुम्हें फिर से कुछ नहीं याद। पहली बार तो तुम सिर्फ मेरे बारे में भूली थी पर अब तो तुम सब कुछ भूल गई हो। और टू बी कंटिन्यूड। अब आगे जिज्ञासा ने कहा, कब? क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? अब जिज्ञासा सच में जानना चाहती थी क्योंकि परी ने उसे कहा था कि आज रात उसे सब पता चलेगा। उसे ये जानना था कि रेयांश के प्यार पर क्यों उसका हक है। फिर रेयांश ने कहा, पहली बार जब तुमने मेरी जान बचाई अपनी जान दांव पर लगाकर, तब तुम छोटी बच्ची थी फिर भी तुमने परवाह नहीं की। जिज्ञासा अब हैरानी से रेयाश को देख रही थी और उसकी बातें सुन रही थी। उसने कहा, कब? तो रेयाश ने कहा, एक बार जब हम मसूरी गए थे, यानी मैं और मेरा परिवार, तो घूमते हुए मैं अपने परिवार से बिछड़ गया और फिर कुछ गुंडों ने मुझे किडनैप कर दिया अकेला देखकर। तब मैं लगभग 12-13 साल का था और तुम 7-8 साल की। फिर वो गुंडे मुझे एक सुनसान जगह पर ले गए जहां पर उन्होंने मुझे बंद किया। मैं पहले से ही डर गया था क्योंकि यह नई जगह थी हमारे लिए और मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं दोपहर से अपने परिवार से बिछड़ा उन्हें ढूंढ रहा था। मैंने कुछ खाया भी नहीं था, मेरी हालत काफ़ी खराब थी। और उन गुंडों ने जब मुझे मारने की कोशिश की तब अचानक तुमने कहीं से आकर मुझे बचाया। अब जिज्ञासा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई क्योंकि देहरादून आने से पहले वह मसूरी रहते थे अपने पूरे परिवार के साथ, और जब उनके परिवार वालों ने उन्हें घर से निकाला तब एक बार बीच में जब उसके पापा उसके दादाजी की मौत के बाद वापस मसूरी आए तभी जिज्ञासा ने भी एक बच्चे की जान बचाई। जिज्ञासा ने कहा, क्या उस लड़की ने उन गुंडों से आपको बचाया अपना झूठा फोन दिखाकर? रेयांश हंसा और बोला, तुम्हें याद आ गया, तुम्हारे हाथ में एक खिलौना था जो कि टॉय फोन, उसमें पुलिस का सायरन था और वो फोन बिल्कुल असली फोन के जैसा लगता था। तुम ना सिर्फ मेरी चीख सुनकर उस गोदाम में आई बल्कि तुमने उन गुंडों के आगे बड़ी बहादुरी से वो फोन किया और बोला, देखो मैंने पुलिस को फोन कर दिया है और वो आने के लिए निकल रहे हैं। और उस फोन में सायरन बज रहा था। उन गुंडे तुम्हें जब पकड़ने के लिए तुम्हारी तरफ दौड़े क्योंकि तुम्हारे पास फोन था तो तुमने मुझे इशारा किया कि वहां से भाग जाओ। मैं बड़ी मुश्किल से अपने लड़खड़ाते कदमों से दूसरी तरफ भागा, तब तक तुम उन गुंडों को रास्ता भटकाने में कामयाब हो गई और फिर मैं एक जगह लगभग आधी बेहोशी में था कि तुम मेरे पास वापस आई और मुझे सहारा देकर पुलिस स्टेशन छोड़ दिया। जिज्ञासा ने कहा, हाँ, और मैं तब तक आपके पास से नहीं हिली जब तक कि आपके माँ बाप नहीं आ गए। रेयांश ने कहा, बिल्कुल, तुम मेरे पास ही रही बल्कि तुमने मुझसे नंबर लेकर मेरे माँ बाप को फ़ोन भी किया और बुला लिया। जिज्ञासा ने कहा, हाँ मुझे याद है, आपने नीले रंग की जैकेट डाली हुई थी और साथ में नीचे काले रंग की पेंट जो कि फट चुकी थी और आपके गालों में हल्का सा कट भी लग गया था जब वो गुंडे आपको डराने की कोशिश कर रहे थे जिसमें से खून भी आ रहा था और मैंने अपना रुमाल आपके उस जख्म पर रखा था। फिर रेयांश ने कहा, रागिनी तुम्हें सब याद आ गया? तो जिज्ञासा ने कहा, हाँ मुझे याद है, तब मैं बहुत छोटी थी पर मैं मसूरी का चप्पा चप्पा जानती थी और आप मुझे किसी होटल के बारे में बता रहे थे, रेड होटल करके, जिसका नाम मुझे समझ नहीं दे रहा था, तो इसीलिए मैं आपको पुलिस स्टेशन में ले गई कि आपका माँ बाप शायद आपको ढूंढने के लिए उन्होंने रिपोर्ट कराई होगी और पुलिस आपको सही सलामत पहुंचा देगी। रेयांश बहुत खुश हो रहा था, उसकी आंखों में चमक थी, होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट। उसने कहा, रागिनी मैं तुमसे यह बात कितनी बार की पर तुम्हें कभी भी याद नहीं आता था, पर आज तुम्हें सब याद आ गया। अब जिज्ञासा हैरान थी कि यह वाक्य तो सच में उसके साथ हुआ, तो इसका मतलब वो लड़का रेयांश था जिसकी उसने जान बचाई थी। फिर रागिनी इसको कैसे मिली और इसने कैसे समझा कि रागिनी ने इसकी जान बचाई है? अब जिज्ञासा जानना चाहती थी, आखिर यह क्या राज है।
जिज्ञासा ने कहा, उसके बाद में आपको कहाँ मिली? रेयांश ने कहा, जब मेरे माँ बाप मुझे ले गए तब मेरी मम्मा ने तुम्हें देखा था, उन्होंने तुम्हारा शुक्रिया भी अदा किया। जब पुलिस ने उन्हें सारी बात बताई, दूसरे दिन सुबह मैं हॉस्पिटल में था, मुझे होश आ चुका था और मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मुझे उस लड़की से मिलना है, और जब हम तुम्हारे बारे में पता चला रहे थे तो हमें तुम कहीं भी नहीं मिली, बल्कि पुलिस वाले ने भी तुम्हें ढूंढना चाहा। मेरे पास तुम्हारी कोई तस्वीर कुछ भी नहीं था, बस दिल में तुम्हारी तस्वीर थी कि तुम कैसे दिखती हो। हम लगभग 3 दिन तक तुम्हें मसूरी में ढूंढते रहे पर तुम हमें नहीं मिली। जिज्ञासा ने सोचा वो उसे कैसे मिलती, जबकि दूसरे दिन ही वो वापस देहरादून आ गए थे और लेट रात को घर आने पर भी उसके माँ बाप ने उसे बहुत मारा था। फिर रेयांश ने कहा, रागिनी तुम उन जंगल में कैसे पहुंची थी? तो जिज्ञासा ने कहा, मैं एक कुत्ते के छोटे बच्चे को बड़े शिकारी कुत्तों से बचाते हुए दौड़ रही थी, जब उन जंगल में पहुंच गई और टाइम का पता ही नहीं चला। उस कुत्ते को तो बचा लिया, पर फिर जब मैं घर लौट कर रही थी तो मुझे आपकी चीख सुनाई दी। रेयांश ने कहा, वाह रागिनी, थैंक गॉड तुम्हें ये बात याद आ गई। इतना कहकर रेयांश ने उसे अपने गले से लगा लिया। जिज्ञासा, जिसकी आंख में आंसू थे कि शायद इसी वजह से रेयांश रागिनी को जिज्ञासा समझकर प्यार करता रहा। जिज्ञासा ने कहा, फिर आपने मुझे ढूंढा कैसे? रेयांश ने कहा कि वहां से हम जब वापस देहरादून आए, हम एक रात देहरादून में रुकना चाहते थे कि फिर से इसी तरह से सड़क पार करते हुए मैं एक गाड़ी के नीचे आ रहा था, जब तुमने मेरा हाथ खींचकर मुझे बचाया और तुम्हारे हाथ में गिरने से काफी बड़ी चोट भी लग गई। फिर मैंने तुम्हें पहचान लिया, लेकिन तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिज्ञासा को ये बात भी याद आ गई कि उस दिन दूसरी बार भी उसने रेयांश की जान बचाई थी, लेकिन अचानक जैसे ही रेयांश उसे कुछ कहने वाला था कि पीछे से उसके पापा ने आवाज लगाई और वो बहुत ज्यादा डर गई। वो जल्दी से रेयांश को छोड़कर अपने पापा की तरफ दौड़ी। अब जिज्ञासा हंस रही थी, रेयांश हैरान था। फिर रेयांश ने कहा, रागिनी तुम ये दोनों बातें भूल गई थी, लेकिन आज अचानक तुम्हें ये दोनों बातें याद आ गई। जिज्ञासा ने कहा, हाँ। फिर उसने कहा, पर मैं आपसे मिली कब? तो रेयांश ने कहा, उस दिन मैं समझ गया था कि तुम बहुत डर गई हो, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। फिर मैं अपनी मॉम के पास गया और उन्हें बताया कि वो लड़की मुझे फिर से मिली है। मेरी मॉम ने भी तुम्हें बहुत ढूंढा, क्योंकि वह भी तुम्हारा दोबारा शुक्रिया करना चाहती थी। फिर अचानक एक दिन दिल्ली आने के बाद मैं मेरी मॉम के साथ हॉस्पिटल गया था, जब मैंने तुम्हें तुम्हारी मॉम डॉक्टर बरखा के साथ देखा। मैंने तुम्हें पहचान लिया। मैंने तुम्हें पूछा कि तुमने मसूरी में और देहरादून में मेरी जान बचाई, पर तुम्हें कुछ भी याद नहीं था। और जब तुम्हारी मॉम से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तुम पिछले महीने मसूरी अपने स्कूल ट्रिप पर गई थी, जहां पर एक जगह गिरने से तुम्हारे सिर पर चोट लगी। हो सकता है तुम ये बात भूल गई हो। जिज्ञासा, उसको अब भी उस भगवान का खेल समझ नहीं आ रहा था। रेयांश ने कहा, जिज्ञासा यही 1 महीने मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। जिस दिन पहली बार तुमने मेरी जान बचाई थी, मैंने तभी सोच लिया था कि तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा और शादी भी तुमसे ही करूंगा। हालांकि तब मैं सिर्फ 13 साल का बच्चा था, लेकिन तुम्हें देखकर ही दिल में अजीब सा हुआ था। जिस तरह से तुम मुझे सहारा देकर जंगलों से पुलिस स्टेशन लाई, मैं सारे रास्ते तुम्हें ही देखता रहा, कैसे एक छोटी सी बच्ची अपनी जान पर खेलकर इतनी बहादुरी से गुंडों के सामने आकर मेरी जान बचा रही है। और जब तक तुम मुझे नहीं मिली, पूरे 1 महीना में चैन से नहीं बैठा। मैंने तुम्हारा स्केच भी बनवाया और अपने डैड के सब आदमियों को लगाया तुम्हें ढूंढने के लिए, लेकिन तुम इतनी दूर जाकर छुपी कि मुझे मिला ही नहीं। वो अब जिज्ञासा का नाक खींच रहा था सब्जी के। अब जिज्ञासा को समझ आया कि किस तरह से रेयांश के प्यार पर जिज्ञासा का हक था, बल्कि वो तो उसे अपनी पहली बार जान बचाने वाली को ढूंढ रहा था। और उससे मिली रागिनी, जो कि इत्तेफाक से इस दौरान मसूरी अपने स्कूल ट्रिप के लिए आई थी। और रागिनी और जिज्ञासा की शक्ल बहुत ज्यादा मिलती थी कि कोई भी धोखा खा जाए। जिज्ञासा अपनी आंख बंद करके, अपना चेहरा ऊपर करके, आंखों में आंसू लिए उस भगवान को याद कर रही थी कि वाह रे भगवान, रेयांश का प्यार सच में मेरे लिए ही था। वो मुझे ढूंढ रहा था, लेकिन रागिनी को जिज्ञासा समझकर वो उसे ही प्यार करता रहा। शायद इसीलिए परी ने कहा था कि शायद रागिनी तुम्हारे हिस्से की खुशियों को जी रही थी। क्या खेल है इस कुदरत का, कोई नहीं जान सकता। रेयांश ने जैसे ही जिज्ञासा को खोए हुए देखा, उसने कहा, क्या हो गया रागिनी, आज अचानक तुम्हें ये दोनों बातें याद आ गई?
जबकि मैं जब जब तुम्हारे सामने यह बात करता था तुम्हें कभी यह बात याद नहीं आई। तुम मुझे अपने मसूरी ट्रिप के बारे में सब बताती थी कि तुम लोगों ने क्या क्या किया और कैसे एक पत्थर से फिसल कर तुम गिर गई और तुम्हारे सिर पर चोट लगी, लेकिन तुम्हें ये दोनों बातें नहीं याद रहती थी और अब तुम्हें ये दोनों बातें याद आ गई। फिर रेयाश ने कहा, और उसके बाद क्या तुम्हें कुछ भी याद है? जब हम मिले और फिर तुम अमेरिका अपनी मॉम के साथ चली गई और मैं कुछ सालों बाद अपनी ग्रेजुएशन करके लंदन चला गया, लेकिन इस दौरान हमने एक दूसरे से बातचीत बंद नहीं की, बल्कि अब तो हमारे परिवार वाले भी हमेशा साथ में रहे। तुम मेरे पास इंडिया और लंदन में आती थी मुझसे मिलने और मैं तुम्हारे पास अमेरिका। कितनी अच्छी यादें हैं हमारी। हमारे परिवार वालों को तो पहले ही समझ आ गया था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ये कहते कहते रेयांश ने जिज्ञासा को अपने ऊपर लेटा लिया। जिज्ञासा कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी, वह तो बस सोच रही थी कि यह भगवान इतने अजीब खेल खेलता है कि कोई कभी उसके खेल को पहचान ना पाए और अंत में सबको सच में उसके कर्मों का हिसाब से मिलता है, जैसे आज जिज्ञासा को मिला। 2 बार रेयांश की जान बचाने के लिए रेयांश और उसके परिवार का प्यार। पर फिर रागिनी को मौत क्यों मिली और जिज्ञासा के लिए अगर रेयांश बना था तो उसे आदित्य क्यों मिला? क्यों उसे इतने दुख मिले? ये सब सवाल अभी भी उसके लिए पहेली बने हुए थे, जिनके जवाब उसे वक्त आने में मिलते हैं। टू बी कंटिन्यूड। CH36 मधु और राखी को मिली सजा। मधु की चालाकी, जिज्ञासा पहुंची पागलखाने। पर फिर रागिनी को मौत क्यों मिली और जिज्ञासा के लिए अगर रेयांश बना था तो उसे आदित्य क्यों मिला? क्यों उसे इतने दुख मिले? ये सब सवाल अभी भी उसके लिए पहेली बने हुए थे, जिनके जवाब उसे वक्त आने में मिलते हैं। टू बी कंटिन्यूड। अब आगे दूसरा दिन। आज केस की सुनवाई थी। मधु ने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया और यह कहा कि राखी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, बल्कि मधु ने ही राखी को अपने साथ फंसाया है। उसने राखी को सजा से पूरी तरह से बचा लिया। मधु ने पहले भी बहुत ध्यान से सब काम किया हुआ था, जिसमें कि उसने कहीं भी राखी को इन्वॉल्व नहीं किया था। वह हमेशा से खुद आगे रहती और रखी उसके पीठ के पीछे, हालांकि राखी उसमें हर जुर्म में बराबर की हिस्सेदारी थी, पर मधु ने कहीं भी उसका नाम नहीं आने दिया था। सारे सबूत के हिसाब से यह प्रूफ नहीं हो पाया कि राखी कहीं भी इन सब जुर्म में शामिल थी, पर ओबरॉय और सिंघानिया उन लोगों ने अपनी पावर से यह प्रूफ कर दिया कि जो वीडियो है जिसमें राखी कुछ जिज्ञासा को भड़का रही है और उसे कुछ बोल रही है, उस हिसाब से जज ने राखी को सिर्फ 3 महीने की सजा सुनाई और मधु को ताउम्र जेल में रहने की सजा। मधु को जहां उम्र कैद हुई और उसका जुर्म भी बहुत बड़ा था, तो उन्हें खूंखार कैदियों के बीच में रहने की सजा मिली और राखी को सिर्फ 3 महीने। इधर आदित्य पर भी सुनवाई चल रही थी, उसको भी ज्यादा सजा नहीं हो पाई, क्योंकि कहीं से यह प्रूफ नहीं हो पाया कि आदित्य सीधे तौर पर इन्वॉल्व है। सिंघानिया और ओबरॉय ने भी उस पर ज्यादा जोर नहीं दिया, क्योंकि उसे उसके हिस्से की सजा मिल चुकी थी। जिज्ञासा ने भी लिखा था कि आदित्य के लिए सबसे बड़ी सजा यही होगी कि उसे कोई सजा ना मिले, क्योंकि वो जानती थी कि अब आदित्य खुद को भी कभी माफ नहीं कर पाएगा और वो हर पल सिर्फ पछताएगा और रोएगा। जेल में रहे या बाहर रहे, उसके लिए ये चीज सेम होगी। आदित्य को सिर्फ एक दिन जेल में रखा गया। जब राखी केस के लिए कोर्ट के लिए अंदर जा रही थी तो मधु बाहर आ रही थी। राखी पुलिस वालों का हाथ छुड़ाकर मधु के गले लग गई और बोली, मम्मा सब खत्म हो गया, हमने क्या सोचा था क्या नहीं, अब हम दोनों बर्बाद हो गए। तो मधु ने कहा, नहीं मेरी बच्ची, मैं तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैंने सब इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। तुम सिर्फ 3 महीने जेल में रहकर बाहर आ जाओगी, फिर तुम अपनी जिंदगी शुरू करना आदित्य के साथ, क्योंकि आदित्य भी बहुत जल्द बाहर आ जाएगा और तुम उसे किसी तरह से मना लेना। तुम्हें पता है आदित्य का हमेशा से फेवर तुम्हारी तरफ रहा है और वह तुम्हें माफ कर देगा। तुम सारा इल्जाम मुझ पर डाल देना। मधु ने राखी को और भी बहुत कुछ समझाया, क्योंकि अब आदित्य ही उसका आखिरी सहारा था। राखी की इतनी बदनामी सब सोशल मीडिया और सब जगह हो चुकी थी कि वो कभी भी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाती और यह बात मधु को पता थी। चाहे राखी कुछ भी कर ले, लेकिन फिर भी यह जुर्म उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए उसने राखी को समझा दिया कि उसे अब आदित्य के साथ रहना है और किसी तरह से उसे अपनी बातों में लेकर उससे शादी करनी है।
तभी वो नॉर्मल जिंदगी जी पाएगी। डॉक्टर मधु ने राखी को ये भी बताया कि उन्होंने बहुत सा पैसा कहीं बाहर के बैंक में जमा किया है, जिसका पासवर्ड और सब डिटेल्स उसने राखी को बता दी कि उनमें करोड़ों रुपया है। आदित्य की कंपनी इस वक्त फेल हो चुकी है और उसे भी फिर से खड़ा होने के लिए पैसों की जरूरत होगी, तो राखी इसी चीज का इस्तेमाल करके आदित्य को अपनी तरफ कर सकती है। राखी समझ गई कि उसे क्या करना है। पुलिस वाले मधु और राखी को खींच कर ले गए। इधर जिज्ञासा ने नैना को सारी बात बता दी जो रेयाश से हुई। नैना ने कहा, जिज्ञासा सच में उस भगवान की कुदरत को कोई नहीं समझ सकता। मतलब रेयांश हमेशा से ही तुझे ढूंढ रहा था, इस लड़की से शादी करनी थी जिसमें उसे पहले 2 बार बचाया, लेकिन शक्ल सेम होने की वजह से उसे रागिनी मिली। नैना आंखें फाड़े हैरानी से जिज्ञासा की बातें सुन रही थी। उसने कहा, वाह, भगवान का खेल तो सिर्फ वही जाने। रागिनी भी इसी समय मसूरी में थी। जिज्ञासा जो काफी हद तक इस बात से सेटिस्फाई हो चुकी थी कि अब उसने रागिनी का प्यार नहीं छीना, बल्कि रेयांश हमेशा से उसी का था। फिर जिज्ञासा ने नैना से पूछा कि नैना, राखी और मधु को क्या सजा मिली? तो नैना ने उसे सब बता दिया। जिज्ञासा को बहुत गुस्सा आ रहा था कि राखी को इतनी कम सजा क्यों मिली, क्योंकि उसका जुर्म तो मधु से भी बड़ा है। तो नैना ने कहा, हर बात कानून के हिसाब से होती है। मधु ने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया और तुम्हारी माँ वह पागल हो चुकी है, बस हर वक्त तुम्हारा नाम जपती है और सबको बताती है कि मैंने खुद अपनी बेटी को मार डाला। वो कभी अपना सर दीवारों पर मारती है तो कभी पागलों की तरह हंसना शुरू कर देती है। और तुम्हारे पापा, वो तो जिंदा लाश बनकर पड़े हैं। उनकी हालत तो सबसे बुरी है। सिविल अस्पताल जहां पर भिखारी का और नशेड़ियों का इलाज होता है, उस अस्पताल में उन्हें डाल दिया गया, क्योंकि अब उनके पास कोई पैसा नहीं बचा और ना ही उनके पीछे जाने वाला। यहाँ तक कि डॉक्टर मधु, उसके पास शायद बहुत पैसा है, लेकिन उसने भी तुम्हारे पापा के साथ कोई रिश्ता होने से अपना इनकार कर दिया कि वो उसकी सहायता नहीं करेगी किसी भी मामले में। और तुम्हें पता है, उनके ऊपर जो असिस्टेंट हैं वह भी उन्हें टाइम टाइम पर सजा देते रहते हैं, क्योंकि यह बात अब सबको पता चल चुकी है कि जिज्ञासा के साथ क्या हुआ। बिस्तर पर पड़े हुए भी उनके साथ रहम नहीं किया जाता, बल्कि कोई उन्हें हाथ भी नहीं लगाना चाहता। जिज्ञासा ने कहा, नैना, एक बार मैं अपने माँ बाप से मिलना चाहती हूँ, और राखी और मधु से भी। तो नैना ने कहा, पागल हो गई है, कोई जरूरत नहीं है। जिज्ञासा ने कहा, नहीं नैना, एक बार तो उनसे मिलना बनता है, इतना पुराना रिश्ता है। एक बार तो मिलकर मैं जानना चाहती हूँ कि जो कुछ भी उन्होंने मेरे साथ इतने साल किया अब उनके के साथ हो रहा है तो उन्हें कैसा लग रहा है। और फिर उन्हें भी तो जानने का हक है कि उनकी बेटी जिंदा है। नैना समझ गई कि जिज्ञासा क्या करना चाहती है। नैना ने कहा, जिज्ञासा, फिर तो हमें कल ही यह काम करना होगा, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम सब अमेरिका जा रहे हैं। 15 दिन बाद तेरी शादी है। जिज्ञासा ने कहा, कल हम शॉपिंग के बहाने दोनों जाएंगे घर से, और मैं अपने माँ बाप से मिलकर उन्हें आखिरी बार अलविदा तो कह दूं। दूसरा दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर जिज्ञासा तैयार होकर बैठी थी और नैना रेयांश के साथ और उसके माँ बाप के साथ वही जिज्ञासा के घर ही आ गए थे। फिर डॉक्टर बरखा बोली, रागिनी, तुम सारी शॉपिंग अमेरिका से ही करना बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम अकेले कहीं घूमो, प्लीज समझो। रेयांश ने भी कहा, हाँ रागिनी, अभी भी तुम्हारी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, इसलिए तुम मेरी बात मानो और मीटिंग के बाद मैं तुम्हें खुद ले जाऊंगा सारी शॉपिंग के लिए। रागिनी ने कहा, नहीं रेयांश, नैना मेरे साथ होगी, और अगर मुझे जरा सी भी दिक्कत हुई तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगी, पर मैं 2 दिन तक घूमना चाहती हूँ अमेरिका जाने से पहले पहले, और फिर दोबारा कभी यहाँ वापस नहीं आना चाहती, क्योंकि बहुत कड़वी यादें जुड़ी हैं यहाँ से। पहले तो डॉक्टर बरखा और सिंघानिया फैमिली हैरान रह गई। फिर रेयांश के मम्मी ने कहा, कैसी कड़वी यादें? रागिनी, तो रेयाश बोला, हो सकता है रागिनी का एक्सीडेंट यहाँ आकर हुआ, 2 साल तक वह यहीं पर कोमा में रही, इससे ज्यादा कड़वी यादें और क्या होगी माँ। मैं रागिनी की हालत समझ सकता हूँ, पर रागिनी, मैं तुम्हारी हालत के लिए कह रहा हूँ। सबने हाँ कहा। समीर आज वहाँ नहीं था, वो किसी काम के लिए पहले ही अमेरिका चला गया था, क्योंकि वो काफी दिनों से यहाँ था और उसका बिजनेस अफेक्ट कर रहा था। तो रागिनी ने कहा, रियांश, कहा ना, अगर कुछ भी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। फिर उसके पापा बोले, ठीक है रागिनी, और नैना को घूमने दो। वैसे भी रागिनी यहाँ के बारे में ज्यादा नहीं जानती, नैना अच्छे से जानती है, वो उसे सब घुमा देगी और इन दोनों को एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिलेगा और एक दूसरे के बारे में जानने का भी।
और फिर हमारा एक आदमी और असिस्टेंट इन दोनों के साथ रहेंगे, कुछ भी ज़रूरत होती है तो वो हमें इन्फॉर्म कर देंगे। थोड़ी देर बाद रागिनी और नैना दोनों ड्राइवर और असिस्टेंट के साथ वहां से चली गई। रागिनी सबसे पहले पागल खाने गई जहां पर उसकी मां को बंद कर रखा था। वो जैसे ही उस कमरे की तरफ गई जहां पर उसकी मां दीवारों पर लिख रही थी, जिज्ञासा जिज्ञासा, मैंने अपनी बेटी को मार डाला, मैंने अपनी बेटी को मार डाला। रागिनी ने देखा कभी वो हंस रही है तो कभी रो रही है। उसने एक नर्स से पूछा कि इसे बंद क्यों करा है, तो उसने कहा कि जब ये बाहर आती है तो भागने की कोशिश करती है कि मुझे मेरी बेटी को ढूंढना है। वो रो रही है, वो अकेली है, वो अस्पताल में है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं और सबको मारकर बाहर भागने की कोशिश करती है, इसीलिए इसे बंद रखा है। रागिनी ने कहा दरवाजा खोलो, मैं अंदर जाऊंगी। तो नर्स ने कहा आप मत जाइए। तो रागिनी ने कहा कि यह मुझे कुछ नहीं कहेगी। रागिनी ने मास्क डाला हुआ था क्योंकि उसका चेहरा जिज्ञासा से काफी हद तक सिमिलर था और वो अभी किसी को नहीं दिखाना चाहती थी। उस नर्स ने उसके जोर देने पर और यही कहने पर कि अगर कुछ भी हुआ तो वह सारा जिम्मा माँ अपने ऊपर ले लेगी, उसने उसका दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उसकी माँ ने नैना को देखा उसे कुछ याद आने लगा। वो जल्दी से नैना की तरफ आई और बोली, नैना जिज्ञासा कहाँ है? मुझे पता है तू उसकी सबसे अच्छी दोस्त है, बोलना जिज्ञासा कहाँ है? उसे कुछ नहीं हुआ है ना, वो ठीक है ना? फिर हंसने लगी कि जिज्ञासा तो मर गई, उसके तो सारे अंगदान कर दिए गए। नैना के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। नैना ने कहा आप जिज्ञासा से मिलना चाहती हैं? तो उसने हाँ कहा। तो नैना ने रागिनी की तरफ इशारा किया। रागिनी ने मास्क अपने मुंह से उतारा और उसकी माँ को देखते हुए बोला, कैसी हो माँ, पहचाना मुझे? उसकी माँ अब हैरानी से रागिनी को देख रही थी और वह वहीं जमीन पर बैठ गई। उसने कहा जिज्ञासा? तो जिज्ञासा भी वैसे ही घुटनों के बल उसके पास बैठी और बोली, हाँ जिज्ञासा, जिसे तुमने और अपने परिवार के साथ मिलकर मुझे मार डाला। वही जिज्ञासा जिंदा है और अब बहुत अच्छी जिंदगी जी रही है, लेकिन तुम सबको तुम्हारे कर्मों का फल मिला। उसकी माँ जल्दी से आगे बढ़ी। जैसे ही जिज्ञासा को गले लगाने के लिए जिज्ञासा पीछे हो गई, उसकी माँ गिर गई। जिज्ञासा बोली, पूरी जिंदगी तरसती रही एक बार तुम्हारे गले से लगने को, कि एक बार मेरी माँ मुझे अपने गले से लगाकर प्यार करे, मुझसे प्यार भरी बातें करे, मुझे एक बार अपने मुंह से बेटी कहे, गुड़िया कहे, जैसे तुम राखी को बोलती थी। पर तुम्हारे मुंह से मैं हमेशा मनहूस कर मछली और पता नहीं क्या क्या गालियाँ सुनी, कभी अपने लिए दो बोल भी प्यार के नहीं सुने। तुम्हारे इन हाथों से तो मार खाए, कभी इन हाथों ने मुझे खाना नहीं खिलाया। तुम्हारी आंखों में अपने लिए ढेर सारा गुस्सा और नफरत देखी, इन आंखों में अपने लिए प्यार या मेरे लिए बहते हुए आंसू नहीं देखे। इन सब चीज़ों को देखने के लिए मैं तरसती रही और आज तुम मुझे कह रही हो कि तुम मुझे गले लगाना चाहती हो। टू बी कंटिन्यूड। तुम लोगों ने लाइक और कमेंट करना बिल्कुल छोड़ दिया। अगर आज जरा लाइक और कमेंट आए तो कल 3 चैप्टर दूंगी, प्रॉमिस। CH37 जिज्ञासा पहुंची जेल। राखी और मधु का उसके बाप को कोसना जायज और नाजायज। तुम्हारे इन हाथों से तो मार खाए, कभी इन हाथों ने मुझे खाना नहीं खिलाया। तुम्हारी आंखों में अपने लिए ढेर सारा गुस्सा और नफरत देखी, इन आंखों में अपने लिए प्यार या मेरे लिए बहते हुए आंसू नहीं देखे। इन सब चीजों को देखने के लिए मैं तरसती रही और आज तुम मुझे कह रही हो कि तुम मुझे गले लगाना चाहती हो। अब आगे फिर जिज्ञासा बोली, आज तुम मुझे गले लगाना चाहती हो, मुझे प्यार करना चाहती हो। इतने साल नफरत दे देकर तुम्हें क्या लगा कि अब मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत है? नहीं, मैं आज तुम्हारे पास आखिरी बार आई हूँ सिर्फ इसलिए ताकि देख सकूं कि जिस औरत ने मुझे जन्म तो दिया पर सिर्फ दुख तकलीफ देने के लिए, उस औरत का क्या हाल है, मैं अपनी आंखों से देखना चाहती थी। तुम्हें पता है माँ को तकलीफ हो तो बेटी को कितनी तकलीफ होती है, पर तुम्हें इस तरह से देखकर मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि कभी मेरा इससे भी बुरा हाल था और तब तुम अपनी प्यारी बेटी राखी के साथ मिलकर मुझ पर हंसती थी और मुझे और मारती थी। तुम यही डिजर्व करती हो। अब उसकी माँ कुछ नहीं बोल रही थी, वो रो रही थी और जिज्ञासा के सामने हाथ जोड़कर कह रही थी, बस एक बार मुझे माफ़ कर दो, एक बार मुझे माफ़ कर दो। फिर जिज्ञासा उठी और बोली, तुम्हें इस जन्म में तो क्या, मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। और मुझे मेरे कर्मों का फल मिला, मुझे बहुत अच्छी ज़िंदगी मिली, तुम्हें भी तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। मैं एक बेटी होकर तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि कभी किसी जन्म में तुम्हें माँ बनने का सुख ना मिले, क्योंकि तुम जैसी औरत माँ बनने के काबिल नहीं। और अगर तुम किसी की बेटी बनो तो तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसा हो जो तुमने मेरे साथ किया।
क्योंकि अब जिज्ञासा पहले वाली मर चुकी है। अब ये है रागिनी जिसके दिल में किसी के लिए दया नहीं। तुम लोगों ने जो जो मेरे साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। और अब मैं दोबारा कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी क्योंकि मेरे लिए तो तुम बहुत पहले ही मर चुकी हो। जिज्ञासा ये सब बातें तो कह रही थी, उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और उसके चेहरे पर बहुत गुस्सा था, जैसे उसे एक एक दिन याद आ रहा हो जब जब उसकी माँ ने उसे इतना टॉर्चर किया, उसे इतना रुलाया। वो बार बार कहती रही कि क्या सच में मैं तुम्हारी सगी बेटी हूँ। उस बेचारी को तो विश्वास भी नहीं होता था कि कोई अपनी सगी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है। नैना भी जिज्ञासा को लेकर बाहर आ गई क्योंकि अब जिज्ञासा पूरी तरह से कांप रही थी। जल्दी से गाड़ी में बैठने के बाद नैना ने उसे पानी दिया और बोला, मैंने तुझे कहा था ना तुम मत जा, क्या मिल जाता रह लेती, जैसे भी रह रही थी। जिज्ञासा ने कहा, नहीं नैना, अपनी नई जिंदगी जीने के लिए मुझे सारे पुराने रिश्तों को अलविदा कहना है और आज के बाद मैं उनके सामने कभी नहीं आऊंगी, कभी भी नहीं। पर जो कुछ भी इन्होंने किया मैं खुद ही उन्हें बताना चाहती हूँ कि देखो मुझे कितनी अच्छी जिंदगी मिली और तुम्हें क्या मिला। अब जिज्ञासा और नैना उस अस्पताल के बाहर खड़ी थी जहां पर उसके पापा एडमिट थे। वहां पर जी की आसानी देखा, हर जगह बदबू आ रही है क्योंकि भिखारी कोड़ियों और सब मुजरिम का इलाज वही होता है। बहुत भारी सिक्योरिटी भी है लेकिन बिल्कुल फ्री का इलाज होने में और ज़्यादा फैसिलिटीज ना होने पर उस अस्पताल का हाल बहुत बुरा है। जिज्ञासा उस कमरे में गई जहां पर उसके पापा से लेटे हुए थे। उनके पास से बहुत स्मेल आ रही थी, जैसे उन्होंने बीच में ही सुसु किया, पर काफी देर हो गई किसी ने उन्हें साफ नहीं किया। जब नैना ने कहा तो उस वार्ड बॉय ने कहा, इसके बारे में सबको पता है कि उसने अपनी बेटी के साथ क्या किया और कैसे धोखा दिया, क्योंकि सब लोगों ने न्यूज़ सुनी। कोई भी इसकी तरफ तरसी हुई निगाहों से नहीं देखता, बल्कि इसे तो कोई हाथ भी नहीं लगाना चाहता। यहाँ तक कि भिखारी आए या कोई और भी आए तब उसे साफ करने के लिए तैयार है, पर इसे नहीं। इसीलिए हॉस्पिटल स्टाफ कई बार लोगों को मनाता है कि कोई तो आगे बढ़ो इसे साफ करने के लिए, पर ये दो दिन ऐसे ही बदबू में पड़े रहते हैं। अब जिज्ञासा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी कि जो उसका बाप जरा सी बदबू और गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और अब देखो जिज्ञासा घर का सारा काम करती थी, राखी यह चाहती थी, और जरा सा घर में गंदगी दिखे तो उसका यही बिप उसे मारता था कि उसने घर अच्छे से साफ नहीं किया, जबकि राखी जानबूझकर कुछ गिराती थी ताकि जिज्ञासा को डांट पड़े। आज वो किस हाल में पड़ा है, उसके बाप जिसकी आंखें तो खुली हुई थी वो सुन भी सकता था, पर वो कुछ भी बोल नहीं सकता था और अपनी बॉडी को हिला भी नहीं सकता था। जिज्ञासा जैसे ही उनके पास पहुंची उसने अपना मास्क नीचे किया और बोला, कैसे हो पापा, पहचाना अपनी बेटी को। उसके पापा ने जिज्ञासा को जैसे ही देखा उनकी आंखों में आंसू आ गए, तो वो जैसे बोलना चाहते थे, माफी मांगना चाहते थे। जिज्ञासा ने कहा, क्या हुआ, माफी मांगना चाहते हैं? नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं, इस जन्म में तो क्या किसी जन्म में नहीं। फिर जिज्ञासा कहा, हाँ मैं जिंदा हूँ। देखकर हैरानी हुई ना, पर पता करके भी आप किसी को बात नहीं पाओगे कि मैं जिंदा हूँ। और देखो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे कपड़ों से और मेरे चेहरे की चमक से तो पता चल ही गया होगा कि कितनी खुश हूँ। और आपको पता है अब मेरे पास पूरा परिवार है, माँ बाप जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, एक भाई जो मुझ पर अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार है, और एक बहुत ही प्यार करने वाला पति जिससे कि मेरी 15 दिन में शादी है। पर मुझे एक खरोच भी आए उसे बर्दाश्त नहीं, और नैना जिसने हमेशा मेरा साथ दिया वह भी अब मेरे साथ ही है। लेकिन यहाँ पर अकेला कौन पड़ा है? आपकी दो बेटियाँ, एक जायज एक नाजायज, दो बीवियाँ, एक जायज एक नाजायज, पर देखो आप यहाँ अकेले पड़े हैं। और पता है तुम्हारी उस प्यारी मधु जिससे तुम इतना प्यार करते थे कि उसके कहने पर तुमने मुझे मौत तक दे दी, उस मधु ने तो तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया, और जितना भी इलीगल धन उसने कमाए उसने तुम पर लगाने से मना कर दिया कि तुम जियो या मरो, उसका तुमसे कुछ लेना देना नहीं। और अब तुम्हारी उसे प्यारी मधु को उम्र कैद की सजा हुई है और उसे बहुत ही खूंखार क्रिमिनल्स के बीच में रखा गया है, क्योंकि उसका भी जुर्म उतना ही बड़ा है। और अब वो क्रिमिनल्स भी तुम्हारी प्यारी मधु को जेल में उतना ही टॉर्चर करेंगे जितना तुमने मुझे किया। और राखी वह तो तुम्हें अब गालियां दे रही है। फिर जिज्ञासा ने एक वीडियो उनके आगे किया जो कि उसे नैना के थ्रू मिला था। नैना ने राखी और मधु पर हर टाइम नजर रखी हुई थी। जिज्ञासा ने दिखाया कि किस तरह से राखी अपने बाप को गालियां दे रही है कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ, अगर वो पहले ही उसकी मां से शादी कर लेता
वो इस वीडियो में अपने बाप को यानी मिस्टर वर्मा को बहुत गालियां दे रही है और बार बार बोल रही है कि अगर उसे एक मौका मिल गया तो वो सबसे पहले अपने बाप को मारेगी। और मधु भी मिस्टर वर्मा को ही गालियां दे रही है कि उसकी वजह से ही उसके साथ ये सब हुआ। अगर वो पहले ही उससे शादी कर लेता तो उसे कभी भी ऐसी जिंदगी नहीं जीनी पड़ती। अपनी बेटी के होते हुए भी उसे पूरी जिंदगी अकेली रहना पड़ा। वो सबके सामने अपनी बेटी को बेटी भी नहीं कह सकती थी और उसकी बेटी भी अपनी माँ को माँ ना बुलाकर पूरी जिंदगी डॉक्टर मधु बोलती रही। सिर्फ उसके बाप की वजह से उसके पास आज परिवार के नाम पर कुछ भी नहीं था। वो उसके बाप को बहुत गालियां दे रही थी और बहुत बद्दुआएं भी। और फिर जिज्ञासा ने उसे ये भी बताया कि किस तरह से उसकी पूरी बिरादरी सब रिश्तेदारों ने उससे अपना नाता तोड़ दिया और साफ बोल दिया कि अब वो चाहे जिए या मरे उनका उससे कोई लेना देना नहीं। उनके मरने के बाद भी उन्हें खबर ना की जाए और उनसे अपने परिवार का नाम भी वापस ले लिया। उसके बाप ने जैसे ही सुना उसने अपनी आंखें बंद की। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जिज्ञासा ने कहा, क्या हुआ? बर्दाश्त नहीं हो रहा जिस रखेल और उसकी बेटी के लिए तुमने मुझे इतनी सजा दी, अब उन दोनों का ये हाल। और देखो नैना, वो बेटी भी उसकी सगी बेटी नहीं निकली बल्कि इसमें मुझे और मेरी माँ को धोखा दिया। इसे भी धोखा ही मिला। किसी की नाजायज बेटी को पालते हुए इसने अपनी बेटी को टॉर्चर किया और देखो इस बेचारे का हाल। अब कोई इस पर तरस नहीं खा रहा। नैना ने कहा, इसे जो भी मिला इस कर्मों की सजा मिली और जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, बल्कि यह तो इससे भी ज्यादा डिजर्व करता था। जिज्ञासा फिर यह कहकर वहां से बाहर चली गई कि अलविदा, अब दोबारा किसी जन्म में मुझसे मत मिलना। जिज्ञासा ने नैना को कहा, अब वो उसे जेल में जाना चाहती है जहां राखी और मधु है। नैना ने बहुत रोका। जिज्ञासा ने कहा, नहीं नैना, एक बार मैं उनका हाल अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ और फिर उन्हें सरप्राइज भी तो देना है कि मैं जिंदा हूँ। थोड़ी देर बाद नैना और जिज्ञासा उस जेल में जेलर के सामने बैठे थे और उससे मिन्नतें कर रहे थे कि उन्हें एक बार राखी और मधु से मिलने दिया जाए। जेलर ने नैना की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके उसे उस अंधेरी कोठरी की तरफ ले गया जहां पर मधु बंद थी। नैना ने कहा, ये यहाँ पर बंद है? तो जेलर ने कहा, हाँ, यह इसी के लायक है। नैना देख पा रही थी कि वहां पर सब पुलिस वालों को भी मधु और राखी पर कितना गुस्सा था। वह जरा भी दया नहीं दिखा रहे थे। नैना और जिज्ञासा मधु के सामने जेल के बाहर खड़ी थी। मधु ने जैसे ही उनको देखा, नैना ने देखा मधु के सिर पर चोट लगी है और वो लंगड़ा के चल रही है। उसका पैर भी टूटा हुआ है। नैना ने हवलदार को पूछा कि यह सब क्या हुआ, तो उसने कहा कि यह बाहर गई थी खाना खाने के लिए, वहां पर ये सब के साथ थी, तभी कैदियों ने मिलकर इस पर हमला कर दिया। सब औरतें थी और जो कुछ भी इसने जिज्ञासा के साथ किया सबको इस पर गुस्सा था। बड़ी मुश्किल से इसको बचाकर अकेले रखा है। अब इसको यहीं पर खाना दिया जाता है और बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता, वरना बाकी के कैदी इसे मारना शुरू हो जाते हैं। नैना और जिज्ञासा बहुत हंस रही थी कि देखो, हमेशा उसे डराते रहने वाली डॉक्टर मधु किस तरह से खुद डर डर कर अकेली जेल में अंधेरी कोठरी में थी। फिर जिज्ञासा ने फिर मधु के सामने अपना मास्क नीचे किया और बोला, कैसी हो डॉक्टर मधु? क्या हुआ? तुम्हारा ये हाल किसने किया? टू बी कंटिन्यूड। आज बहुत कमेंट चाहिए वरन कल एक हाई चैप्टर दूंगी। जिज्ञासा का मधु को विश्वास दिलाना। रेयांश का गुस्सा। कौन है जो उन पर नजर रख रहा है? नैना और जिज्ञासा बहुत हंस रही थी कि देखो, हमेशा उसे डराते रहने वाली डॉक्टर मधु किस तरह से खुद डर डर कर अकेली जेल में अंधेरी कोठरी में थी। फिर जिज्ञासा ने फिर मधु के सामने अपना मास्क नीचे किया और बोला, कैसी हो डॉक्टर मधु? क्या हुआ? तुम्हारा ये हाल किसने किया? अब आगे जिज्ञासा जेल में पहुंची और डॉक्टर मधु को देखते हुए बोली, क्या हुआ डॉक्टर मधु? किसने किया तुम्हारा ये हाल? वो देखो तो सही कितनी मार पड़ी है। जैसे ही मधु ने जिज्ञासा को देखा उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने कहा, यह नहीं हो सकता, ये झूठ है, ये झूठ है। नैना ने कहा, क्या झूठ है? तुम्हें बताया तो था कि जिज्ञासा जिंदा है। मधु ने कहा, हाँ, लेकिन मुझे यही लगा था कि तुम जानबूझकर मुझे उकसाने के लिए बोल रही हो और मुझे और ज्यादा तड़पाने के लिए। तो जिज्ञासा ने कहा, बिल्कुल नहीं डॉक्टर मधु, भला हम आपको क्यों तड़पाएंगे? एक तरह से देखा जाए तो तुम मेरी सौतेली माँ हो। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ तुम्हारे साथ? इतना कहकर जिज्ञासा जोर जोर से हंसने लगी। डॉक्टर मधु ने कहा, तुम जिज्ञासा नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं।
क्योंकि जिज्ञासा मर चुकी है, मैंने खुद अपने हाथों से उसकी दोनों किडनी निकाली है, मेरे सामने ऑपरेशन टेबल पर उसने दम तोड़ा है। फिर जिज्ञासा ने कहा, लेकिन फिर मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारे सामने क्या कर रही हूँ? डॉक्टर मधु यही सोच रही थी कि हाँ, अगर जिज्ञासा मर चुकी है तो ये कौन है? उसने कहा, तुम उसकी कोई हमशक्ल हो। जिज्ञासा ने कहा, कैसे विश्वास होगा तुम्हें? ठीक है, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, ये बात शायद किसी को नहीं पता, ये बात वीडियो में भी नहीं आई जो दुनिया के सामने सबूत था। याद है एक बार जब तुम हमारे घर आई थी तो राखी के कहने पर तुमने हमारे लिए दाल बनाई थी और जो दाल तुमने मुझे दी उसमें तुमने एक्स्ट्रा मिर्ची डाली। जब मैंने इसकी शिकायत की तो तुम रोने लगी कि मैं जानबूझकर तुम्हें झूठ साबित कर रही हूँ। मेरी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया, यहाँ तक कि किसी ने ये कोशिश भी नहीं की कि दाल को एक बार टेस्ट कर लिया जाए, और मेरे माँ बाप ने ज़बरदस्ती मुझे वो सारी दाल एक्स्ट्रा मिर्ची डालकर खिलाई ताकि आगे से मैं झूठा इल्ज़ाम किसी पर लगाने से पहले 10 बार सोचूं। और तब मेरा मिस्कराज हुआ ही था और मेरा पति भी पास में ही था, उसने भी एक बार नहीं सोचा कि अबॉर्शन के बाद इतना मिर्ची वाला खाना मैं कैसे खा सकती हूँ। वो भी तुम्हारी बातों में आ गया। मधु ने कहा, ये बात जरूर जिज्ञासा ने नैना को बताई होगी। और नैना ने तुम्हें? नैना ने कहा, एक बात बताओ, ये बात कि तुमने जिज्ञासा का यूट्रस भी निकाला है, ये बात तो किसी को नहीं पता थी, तुमने बड़ी सफाई से काम किया था, याद है? तो ये बात हमें कैसे पता चली? मधु हैरान रह गई कि हाँ, ये बात जिज्ञासा को भी नहीं पता थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जिज्ञासा जरूर कहीं ना कहीं और जाकर अपना चेकअप कराती और सब कुछ सामने आ जाता। जब जिज्ञासा ने कंप्लेन की कि उसे अब पीरियड्स नहीं हो रहे तो डॉक्टर मधु ने जानबूझकर यह बोल दिया कि अबॉर्शन के बाद ऐसा कई बार होता है, एक एक दो दो साल पीरियड नहीं होते। जिज्ञासा ने बड़ी कोशिश की आदित्य को समझाने की कि जरूर कोई ना कोई दिक्कत है, पर उसकी बात किसी ने नहीं मानी। ये बात जंगल में जब वो थी तो परी ने उसे बताया कि उसका यूट्रस निकाल दिया गया है। तब जाकर ही जिज्ञासा ने अपना ये शरीर छोड़ने का फैसला किया था कि अब बिना यूट्रस के तो वह वैसे भी कभी मां नहीं बन पाएगी, तो यह आधी अधूरी जिंदगी जीकर भी वह क्या करे? अब मधु चुप हो गई। जिज्ञासा ने फिर डॉक्टर मधु को ऐसी कई बातें बताई जिससे ये प्रूफ हो गया कि वो जिज्ञासा ही है, क्योंकि वो सारी बातें जिज्ञासा को पता थी और छोटी छोटी रेगुलर बातें थी। शायद वह बातों का नैना को भी नहीं पता था। नैना भी हैरानी से जिज्ञासा को देख रही थी कि सच में जिज्ञासा ने बहुत कुछ सहा है अपनी जिंदगी में। नैना को मधु और राखी पर इतना गुस्सा आ रहा था, उसका दिल कर रहा था कि अभी के अभी उसको मौत के घाट उतार दे। फिर जिज्ञासा ने डॉक्टर मधु को कहा, तुम्हें ये जो सजा मिली है ये भी अभी बहुत कम है, आगे आगे देखो होता है क्या। और तुम्हारी बेटी जिनको सिर्फ 3 महीने की सजा मिली है, यह मत सोचना कि सजा के बाद वो बच जाएगी। नैना ने कहा, जिज्ञासा जेल में भी उसका पूरा इंतजाम कर दिया गया है, हो सकता है 3 महीने तक तो वो जिंदा ही ना रहे। इतना कहकर जिज्ञासा और नैना हंसने लगी। डॉक्टर मधु चीख रही थी कि खबरदार, मेरी बेटी को कुछ किया मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और मैं ये प्रूफ कर दूंगी कि तुम जिंदा हो। जिज्ञासा ने कहा, पर कैसे प्रूफ करोगी? क्योंकि जिज्ञासा की लाश तो सबने देखी है, उसकी किडनी तुमने खुद निकाली है जो तुमने अभी अभी भी माना है, उसका यूट्रस तुम निकाल चुकी हो। फिर जिज्ञासा ने अपना आज की सारी रिपोर्ट उसके सामने रखी कि देखो, मेरी तो दोनों किडनियां भी सलामत हैं और मेरा यूट्रस भी। अब बताओ कैसे प्रूफ करोगी कि जिज्ञासा जिंदा है? इतना कहकर जिज्ञासा और नैना बाहर आ गई, पर वो हंस रही थी और मधु ऊंची ऊंची चिल्ला रही थी कि मेरी बेटी को कुछ मत करना, मेरी बेटी को कुछ मत करना। जिज्ञासा, मैं तुम्हें अपना सारा पैसा दे दूंगी, मेरी बेटी को छोड़ दो। नैना ने कहा, देखा जिज्ञासा अपनी बेटी से इसको कितना प्यार है और दूसरों की बेटियों को किस तरह से देखती है। जिज्ञासा ने कहा, इसको इसके कर्मों का फल मिल रहा है और राखी को भी उसके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। अब मैं किसी पर नरमी नहीं बरतू दूंगी। बहुत सहली वो जिज्ञासा थी, पर अब ये रागिनी कुछ नहीं सहेगी। सबको उसके हिस्से की सजा देने के बाद ही इन कड़वी यादों को अपने जहन से निकलूंगी। नैना ने कहा, क्या? तो जिज्ञासा ने कहा, हाँ नैना, मैंने सोच लिया है, जब सब लोगों को सजा मिल जाएगी और मेरी और रेयाश की शादी के बाद मैं पूरी तरह से रागिनी बन जाऊंगी। यानी आत्मा और दिल तो जिज्ञासा का होगा, पर वह कड़वी यादें नहीं, क्योंकि मेरी यह यादें, ये सब कुछ इतना कड़वा है कि मैं चाहे कितना भी खुश रह लूं फिर भी मेरे दिल से ये दुख जाएगा। ना ही मैं शायद रियांश के साथ वैसी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाऊंगी अगर मेरे दिल में ये बात रहेगी कि मैं कभी आदित्य की बीवी थी
और मैं नहीं चाहती रेयांश के साथ भी कोई नाइंसाफी हो, इसीलिए एक बार सब कुछ ठीक होने के बाद मैं परी माँ से यह विनती करूंगी कि मेरी याददाश्त सच में चली जाए और हमेशा हमेशा के लिए। मुझे अब कोई ऐसी कड़वी याद नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। नैना ने कहा, हाँ जिज्ञासा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। जिज्ञासा की यादें इतनी कड़वी है कि उनके साथ रागिनी कभी भी एक खुशनुमा जिंदगी नहीं जी पाएगी। उन यादों को मिटाना बहुत जरूरी है। फिर कुछ सोचकर नैना की आंखों में आंसू थे। जिज्ञासा ने कहा, नैना तू रो क्यों रही है? तो नैना ने कहा, जिज्ञासा क्या तुम मुझे भी भूल जाएगी वो सारी बातें? जिज्ञासा ने कहा, नहीं नैना, मैं चाहे कुछ भी भूल जाऊं तुम्हें नहीं भूल सकती, क्योंकि सिर्फ तुम थी जो मुझ पर विश्वास करती थी और मेरा साथ देती थी। अगर आज इतना कुछ हुआ, सबके जुर्म सामने आए, सबके सामने सच्चाई आई, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम मेरी मदद ना करती तो शायद अकेली मैं इतना कुछ कभी नहीं कर पाती, कभी भी नहीं। इतना कहकर जिज्ञासा ने नैना को अपने गले से लगा लिया और बोला, नैना मैं इस जिंदगी में और मरने के बाद भी तुम्हें कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, हमेशा। नैना भी बहुत खुश थी कि जिज्ञासा उसे नहीं भूलेगी, इसलिए सच था कि नैना ने जिज्ञासा का बहुत साथ दिया हमेशा। इधर जिज्ञासा और नैना जैसे ही पुलिस स्टेशन से बाहर निकले तो उन्होंने देखा उनकी गाड़ी के पास रेयांश खड़ा है, जो कि फोन पर किसी से बात कर रहा था। जैसे ही जिज्ञासा और नैना ने उसे देखा वो सहम गई। रेयांश उन दोनों को देखकर गुस्से से उनकी तरफ आया और बोला, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? नैना को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि वह क्या बोले। उसे लगा कि आज तो उनका पर्दाफाश हो ही जाएगा, ये भेद खुल जाएगा कि रागिनी जिज्ञासा है। उन दोनों को चुप देखकर रेयांश ने फिर गुस्से से कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? पुलिस स्टेशन क्यों आई हो? तो नैना ने जल्दी से बात संभालते हुए बोला, वो भैया दरअसल रागिनी ने बोला कि जिसने जिज्ञासा को इतनी बुरी मौत दी, जो जिज्ञासा की कातिल है, वो उससे मिलना चाहती है और उससे पूछना चाहती है कि उसने उसके साथ इतना गलत क्यों किया। रेयांश ने कहा, तुम लोग पागल हो गए हो, वो कितनी खतरनाक औरत है, तुम्हें पता भी है। उसने कहा, रागिनी मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अब इन बातों से हमेशा दूर रहना। तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूँ। फिर जिज्ञासा ने कहा, नहीं रेयांश, दरअसल मुझे बहुत गुस्सा था उस औरत पर कि इतना किसी के साथ कोई बुरा कैसे कर सकता है। रेयांश ने कहा, तुम उसे नहीं जानती, इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था जब तुमने मुझे बार बार पूछा कि क्या हुआ था जिज्ञासा के साथ। मैंने तुम्हें ये बात इसी शर्त पर बताई थी कि तुम कुछ नहीं करोगी और ज्यादा सोचोगी नहीं। तुम क्यों नहीं समझती? अभी तुम्हारी हालत इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त करने की नहीं है। बड़ी मुश्किल से तुम कोमा से बाहर आई हो और मैं नहीं चाहता कि अब जरा सी भी प्रॉब्लम हो। रेयांश का प्यार और उसकी केयर देखकर तो जिज्ञासा पहले ही पूरी तरह से पिघल चुकी थी। उसने कहा, प्रिय रेयांश, आई एम सॉरी, बस आखिरी बार इससे मिलने आई थी, अब कभी किसी के सामने नहीं आऊंगी जब तक तुम नहीं चाहोगे। बस लास्ट बार माफ कर दो। रेयांश जिसे गुस्सा तो बहुत था पर वो अभी जिज्ञासा पर गुस्सा निकालना नहीं चाहता था। उसने कहा, ठीक है रागिनी, पर अब तुम जिज्ञासा के मैटर से दूर रहोगी, मैं अपने आप हैंडल कर लूंगा और सबको उनके किए की सजा मिल चुकी है। फिर उसने नैना को देखकर कहा, नैना यह आखिरी गलती है तुम्हारी जिससे मैं माफ कर रहा हूँ। आज के बाद रागिनी जिज्ञासा से जुड़े किसी भी लोगों के सामने नहीं आनी चाहिए। तो नैना ने कहा, सॉरी भैया। रागिनी ने कहा, तो मैं उसे ले आए, पर अब जब आप जो कहेंगे वही होगा। फिर रागिनी जल्दी से आगे बढ़ी और रेयांश की बाह पकड़ते हुए बोली, अच्छा ठीक है मेरे प्यारे ऋषु, अब गुस्सा थूक दो और चलो कहीं कुछ कहते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर उसने कहा, नैना चलो हम वही गुप्ता अंकल की चाट कहते हैं, कितनी टेस्टी, मेरा तो मुंह में पानी आ गया। नैना भी इतनी एक्साइटमेंट में बोली, हाँ हाँ चलो, बड़ा मजा आएगा। कितने दिनों बाद रेयांश ने कहा, क्या तुम्हें कैसे पता कोई गुप्ता अंकल की चाट? तुमने कब खाई उसकी चाट? तब जाकर इन दोनों को एहसास हुआ कि यह क्या बोल गई। नैना ने अपनी आंखें बंद की कि यह रागिनी अपने साथ साथ मुझे भी मरवाएगी। नैना ने कहा, वह मैंने इसे बताया भैया कि वह चाट बहुत टेस्टी होती है और जिज्ञासा अक्सर मेरे साथ जाकर वह चाट खाती थी, इसीलिए। रेयांश ने कहा, तुम दोनों बहुत घूम ली आज सुबह से और कब से मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ, दोनों का फोन नॉट रीचेबल है, इसीलिए अब सीधा घर चलो। रागिनी के लिए इतनी देर बाहर रहना और इतना घूमना फिरना ठीक नहीं। फिर वो सब घर की ओर चल दिए, क्योंकि अब जिज्ञासा और नैना ने भी ज्यादा बहस ना करना ही उचित समझा, क्योंकि रेयांश को सच में बहुत गुस्सा आया हुआ था। पर कोई था जो उन पर नजर रखे हुए था।
टू बी कंटिन्यूड। रेयांश और रागिनी की बातचीत, आदित्य की बेचैनी, मधु की चिंता। रेयांश ने कहा, तुम दोनों बहुत घूम ली आज सुबह से और कब से मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ, दोनों का फोन नॉट रीचेबल है, इसीलिए अब सीधा घर चलो। रागिनी के लिए इतनी देर बाहर रहना और इतना घूमना फिरना ठीक नहीं। फिर वो सब घर की ओर चल दिए क्योंकि अब जिज्ञासा और नैना ने भी ज्यादा बहस ना करना ही उचित समझा क्योंकि रेयांश को सच में बहुत गुस्सा आया हुआ था। पर कोई था जो उन पर नजर रखे हुए था। अब आगे जैसे ही वो तीनों वहां से निकले, एक आदमी जो उन पर नजर रख रहा था वो जल्दी से आदित्य के पास जेल में गया। दरअसल आदित्य ने अपने एक आदमी को मधु पर नजर रखने के लिए भेजा था और उस आदमी ने जैसे ही जेलर से यह सुना कि अभी 2 लड़कियां मधु से मिलकर गई हैं, तो वह आदमी भी उन लड़कियों के पीछे ही चल दिया। वो जानना चाहता था कि आखिर मधु से मिलने कौन आया है। आदित्य को जैसे ही पता चला और उसने जिज्ञासा की फोटो देखी जो कि उस आदमी ने दिखाई, वो अब और भी ज्यादा हैरान था क्योंकि अभी तक उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे शादी के हाल में जो उसने जिज्ञासा को देखा था शायद उसका भ्रम था। पर अब उसकी फोटो नैना के साथ देखकर तो वो कंफर्म हो गया कि यह जिज्ञासा ही है। उसने उस आदमी को कहा कि मैं परसों तक जेल से वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम प्लीज इस लड़की पर और इस नैना पर नजर रखो। उस आदमी ने कहा, मैंने पता किया है, ये रेयांश सिंघानिया है, सिंघानिया ग्रुप का मालिक जो कि लंदन और यूरोप की सबसे बड़ी बिजनेस कंपनी है। और नैना अब रेयांश के घर पर ही रहती है। आदित्य ने कहा, क्या नैना अपने घर पर नहीं रहती? तो उस आदमी ने कहा, नहीं, दरअसल जिस दिन जिज्ञासा की दूसरी किडनी भी निकाली गई थी, नैना उसी दिन से अपने घर नहीं गई और वो अब रेयांश के घर पर है। आदित्य को ये तो पता था कि नैना ने वह घर छोड़ दिया है, पर वह रेयांश के घर रहती है उसको यह नहीं पता था। उसने अपने आदमी को कहा कि जो कुछ भी है मुझे सब बताओ, मुझे इस लड़की की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये कौन है सब कुछ। तो उस आदमी ने कहा, मैं कल तक आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। फिर आदित्य ने कहा, मुझे जल्द से जल्द जेल से भी बाहर निकलवाने का इंतजाम करो और राखी उस पर भी नजर रखना। आदित्य ने कहा, ये सब क्या है, कहाँ हो तुम? जिज्ञासा, क्या सच में तुम जिंदा हो? वह मेरा भ्रम नहीं था तो वह सब क्या था? तुम्हारी किडनी, तुम्हारा दिल दान करके तुम्हारी बॉडी को मैंने खुद देखा था और सब न्यूज़ चैनल सबके में ये खबर थी जिस दिन तुम्हारा अंतिम संस्कार हुआ। फिर ये सब क्या है? अब आदित्य को था कि वो जल्द से जल्द इस पहेली को सुलझा लेना चाहता है। अगर जिज्ञासा जिंदा है तो वो उसे किसी भी कीमत पर अपने पास वापस लाकर रहेगा। उसने गलती की है वो मानता है, पर जिज्ञासा को वो खो नहीं सकता। आदित्य रात को जेल में बहुत रो रहा था, उसे वो सब बातें याद आ रही थी। जिज्ञासा उसे कितनी मिन्नतें करती थी कि आदित्य मेरी बात समझने की कोशिश करो, सच में मैंने तुम्हें अपनी किडनी दी है। और जो भी राखी उस पर कोई इल्जाम लगाती तो वो बेचारी रोती रहती कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। पर कभी आदित्य ने उसकी बात नहीं सुनी। उसे आपकी यह पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो बहुत ज्यादा रो रहा था कि उसने सच में जिज्ञासा के साथ बहुत गलत किया, बहुत ज्यादा। फिर कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। उसने कहा, जिज्ञासा बस एक बार तुम वापस आ जाओ, मैं अब तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। अब मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगा, तुम पर हमेशा विश्वास करूंगा। बस एक बार तुम मेरे पास वापस आ जाओ। फिर अचानक उसे राखी का याद आया तो उसने कहा, राखी, तुझे इस सब की बहुत बुरी सजा दूंगा मैं, ऐसी सजा जो कभी किसी ने सोची भी नहीं होगी। ना मैं तुझे मरने दूंगा और ना मैं तुझे जीने दूंगा। तुम्हें मैं चाहिए था ना, तो मैं तुम्हें मिलूंगा, बट तुम्हारी हालत इतनी बुरी करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। जितना कुछ जिज्ञासा ने इतने सालों में सहा है, अगर उसे 10 गुना ज्यादा मैंने तुम्हें टॉर्चर ना किया तो मैं भी आदित्य नहीं और तुम्हारी माँ मधु को, उसको भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तुम दोनों के बुरे दिन शुरू। इधर जिज्ञासा, नैना और रेयांश और रात को सब इकट्ठे डिनर करने बैठे थे। रेयांश वो काफी गुस्से में था। रागिनी को एहसास हो गया था। उसने 1-2 बार रेयांश से बात करने की कोशिश की पर यहाँ से जवाब नहीं दिया। नैना को भी बुरा लग रहा था क्योंकि रेयांश ने उसे कहा था कि रागिनी को मधु, राखी या जिज्ञासा के किसी भी घर वाले से दूर रखें क्योंकि वह नहीं चाहता कि उनका साया भी रागिनी पर पड़े। और रागिनी का मधु से मिलने जाना फिर आज से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रात को रेयांश अपने कमरे में था। रागिनी ने नैना को बोल दिया था कि किसी तरह से वह आज भी यही रुके, हालांकि कि आज रेयांश वापस जाना चाहता था, पर नैना ने सबको कहा कि शायद उन्हें वहीं रुकना चाहिए क्योंकि आज समीर भी नहीं है।
रेयांश के माँ बाप भी वापस लंदन जा चुके थे। उन्होंने वहां जाकर सब तैयारी करनी थी। शादी भले ही अमेरिका में होती और उसके बाद तो फंक्शन उन्होंने लंदन में रखे थे अपने सारे रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए। इसीलिए समीर जहां अमेरिका गया तो रेयांश के माँ बाप लंदन गए। रात को रागिनी ने बहुत देर रेयांश का इंतजार किया पर रेयांश नहीं आया। रागिनी उससे बात करना चाहती थी। फिर वो 12 बजे रेयांश के कमरे में गई। उसने जैसे ही दरवाजा खटखटाया रेयांश ने खोला तो रागिनी को देखकर बोला, तुम अभी तक क्यों जगी हुई हो, सो क्यों नहीं जाती? तो रागिनी ने कहा, क्योंकि आप नाराज हैं, मुझे नींद कैसे आती है। तो रेयांश रागिनी को इग्नोर करता हुआ अंदर आया और बोला, तुम्हें मेरी नाराजगी से फर्क पड़ता है? तो रागिनी ने कहा, बिल्कुल बहुत फर्क पड़ता है। और यह क्या बच्चों वाली हरकत कर रहे हैं? मैंने कहा ना, मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगी। तो रेयांश ने रागिनी का हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाया और बोला, रागिनी मेरी बात सुनो। तो तुम्हें मैं ऑलमोस्ट खो चुका था। 2 साल पहले बड़ी मुश्किल से तुम मेरे पास वापस आई हो। तुम सोच भी नहीं सकती ये 2 साल मुझ पर क्या बीती हैं। मैंने ये भी सोच लिया था कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपनी जिंदगी भी खत्म कर लूंगा, क्योंकि तुम्हारे बिना जीने की तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। बचपन से हम दोनों इकट्ठे हैं और फिर कितनी बार तुमने मेरी जान बचाई। 2 बार जब तुम पहले खुद एक बच्ची थी और अब मेरे हिस्से में भी तुमने अपनी जिंदगी दी और खुद उस गाड़ी के नीचे आ गई। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को ही गुनहगार समझता रहा, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक चीज कहता हूँ, मैं जिज्ञासा की बहुत इज्जत करता हूँ और उसका एहसान हमेशा मेरे पर रहेगा। लेकिन जिज्ञासा ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। उससे जुड़े हुए जो लोग भी हैं वो बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे, इतने बुरे कि मैं नहीं चाहता उनका साया भी तुम्हारे ऊपर पड़े। और तुम्हें भी पता है जिज्ञासा के साथ क्या हुआ, इसीलिए मैं तुम्हें उस दुख से, उस तकलीफ से दूर रखना चाहता हूँ। तुम्हें उस मधु या राखी या किसी से भी मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ सब संभालने के लिए। रागिनी ने कहा, रियांश मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद मैं कभी उनका चेहरा भी नहीं देखूंगी। बस एक बार उनसे मिलकर उन्हें बताकर कि वो कितने गलत हैं। मैं जिज्ञासा का थैंक यू बोलना चाहती थी। रेयाश ने कहा, रागिनी जिज्ञासा का शुक्रिया हम पूरी जिंदगी नहीं कर सकते। जो कुछ भी उसने किया है उसका एहसान हम शायद मर कर भी न चुका पाए। तुम्हें नहीं पता वो कितनी अच्छी थी, कितने घर में उसने जिंदगी दी, कितने लोगों का भला करके गई हो। उसके लिए इस दिल में इज्जत हमेशा सबसे ऊपर रहेगी। पर तुम प्लीज इन सब से दूर रहो, क्योंकि तुम्हें जरा भी प्रॉब्लम हो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। रागिनी ने कहा, मैंने कहा ना, हम कभी मैं इससे नहीं मिलूंगी और उनके बारे में बात भी नहीं करूंगी। फिर रियांश ने रागिनी को कसकर गले से लगा लिया। रागिनी ने भी पहली बार आगे बढ़कर रेयांश के गालों पर हल्का सा किस किया और उसे गले से लगा लिया। रेयांश, उसने कहा, इस किस से मेरा क्या होगा, तुम अच्छे से जानती हो मुझे क्या चाहिए। रागिनी, उसने अपना चेहरा नीचे किया और बोला, अभी नहीं, अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे सोने जाना है, मैं सिर्फ आपको मनाने आई थी। तो रेयाश ने उसे वैसे ही अपनी गोद में उठा लिया और बोला, हाँ तो मैं तुम्हें कौन सा जगा रहा हूँ, तुम आराम से बेड पर सोना और मुझे जो करना है मैं करूँगा। रागिनी हैरान रह गई, वह ना करती रही पर रेयाश अब कहाँ उसकी सुनने वाला था। इधर आदित्य को बिल्कुल चैन नहीं था। वो जल्द से जल्द जेल से बाहर आकर उस लड़की के बारे में पता चलना चाहता था और यही हाल मधु का था। वह सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि जिज्ञासा उसके सामने मरी थी, उसने दम तोड़ा था। फिर ये लड़की कौन थी और अब क्या सजा मिलने वाली है उनको? और राखी, उसकी बेटी का क्या हाल होगा, क्या वो ठीक होगी? उसे सिर्फ अपनी बेटी की चिंता हो रही थी कि इतने साल उसने अपनी बेटी को अपने से दूर रखा ताकि उसे अच्छी जिंदगी मिल सके, उसे एक नाम मिल सके। उसके लिए अपना माँ बेटी का रिश्ता छुपाया और अब उसकी बेटी को मिला भी तो क्या दुनिया भर में बदनामी और सजा। दूसरे दिन, टू बी कंटिन्यूड। जिज्ञासा की कोई निशानी नहीं, आदित्य की कसम, रेयाश का शक और राखी, उसकी बेटी का क्या हाल होगा, क्या वो ठीक होगी? उसे सिर्फ अपनी बेटी की चिंता हो रही थी कि इतने साल उसने अपनी बेटी को अपने से दूर रखा ताकि उसे अच्छी जिंदगी मिल सके, उसे एक नाम मिल सके। उसके लिए अपना माँ बेटी का रिश्ता छुपाया और अब उसकी बेटी को मिला भी तो क्या दुनिया भर में बदनामी और सजा। दूसरे दिन, अब आगे दूसरे दिन रेयांश अपने बिस्तर पर लेटा रागिनी को बड़े प्यार से देख रहा था, जो कि बिल्कुल बेफिक्र होकर सो रही थी। फिर रेयांश ने उसके माथे पर किस किया और बोला, कितना सोओगी मेरी आलसी पत्नी, अब उठ जाओ। रागिनी ने वैसे ही पासा पलटते हुए बोला, प्लीज थोड़ी देर और सोने दीजिए ना, रात को आपने बहुत तंग किया।
रेयांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, अभी तो मैंने तुम्हें तंग ही नहीं किया, बस एक बार शादी हो जाने दो, फिर बताऊंगा इतनी दूर मुझे अपने से दूर रखने की क्या सजा मिलती है। इधर अभी वो बातें ही कर रहे थे कि रियांश के कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। रागिनी जल्दी से उठकर बैठ गई। उसने कहा, ओह नो, कौन आया होगा, सबको पता चल जाएगा कि मैं आपके कमरे में थी। रेयाश ने कहा, तो फिर क्या हो गया, हमारी शादी होने वाली है, इसमें क्या गलत बात है। जैसे ही रेयांश उठा दरवाजा खोलने के लिए रागिनी ने पकड़ लिया और बोला, नहीं प्लीज नहीं प्री। रेयांश ने कहा, दरवाजा तो खोलना पड़ेगा ना। रागिनी जल्दी से बाथरूम में भाग गई और बोली, प्लीज बताना मत कि मैं यहाँ हूँ। रेयाश को हैरानी भी हो रही थी और हंसी भी आ रही थी, क्योंकि रागिनी इन सब की कभी परवाह नहीं करती थी, बल्कि वह तो बड़े कॉन्फिडेंस से कहती थी, अब अपने होने वाले पति के कमरे में नहीं मिलेगी तो और कहाँ मिलेगी। उसे इस बात की कभी परवाह नहीं रही कि वह रात को रेयांश के कमरे में सो रही है या रेयांश उसके। उसने अपने मन में सोचा, तुम सच में बहुत बदल गई हो रागिनी, बहुत ज्यादा, पर मुझे ये शर्म करने वाली मासूम रागिनी ज्यादा पसंद आ रही है। रेयांश ने जैसे ही दरवाजा खोला तो नैना खड़ी थी। रेयांश ने कहा, क्या हो गया नैना, सुबह सुबह। तो नैना ने कहा, वो दरअसल रागिनी अपने कमरे में नहीं है और उसने मुझे कहा था कि उसके साथ घूमने जाना है, इसीलिए मुझे लगा रागिनी शायद आपके कमरे में होगी। रेयांश पहले तो मना करने वाला था, फिर कुछ सोचकर बोला, हाँ पर वह भी बाथरूम में है, तुम नीचे वेट करो, थोड़ी देर में आती है। नैना हंस पड़ी और फिर वहां से चली गई। रागिनी ने सुन लिया था जो रेयाश ने कहा। वो जल्दी से बाहर आई और रेयाश से लड़ते हुए बोली, आपने क्यों बताया उसको, अब वो मुझे चिढ़ाएगी। रेयांश ने कहा, क्यों, पहले तो तुम बिल्कुल परवाह नहीं करती थी, कोई कुछ भी बोल, यहाँ तक कि तुम अपनी माँ से भी बोल देती थी कि तुम आज रात मेरे कमरे में सोने वाली हो, फिर अचानक तुम्हें क्या हो गया। अब रागिनी के पास कुछ नहीं था बोलने को। उसने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो दरअसल नैना का पता नहीं क्या सोचेगी, इसीलिए। फिर रेयांश ने कहा, वैसे रागिनी मैं इस बात से बहुत हैरान हूँ, तुम नैना से पहली बार मिली पर तुम दोनों को ऐसा देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों बहुत पहले से एक दूसरे के जानती हो। यहाँ तक कि कई कई बार तो मुझे लगता है कि तुम हम सबसे ज्यादा नैना के साथ कंफर्टेबल रहती हो, उसे अपनी बातें शेयर करना पसंद करती हो। तुम्हें पता है, इस बात के लिए मम्मी भी बहुत हैरान हो रहे थे कि उन्हें बहुत खुशी है तुम्हें और नैना को इस तरह से देखकर। हमें लगा था कि शायद नैना को हमारे साथ यही इस घर में कंफर्टेबल होने में टाइम लगेगा, और पता नहीं तुम्हें वह कैसे एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि जिज्ञासा का दिल तुम्हारे पास है, पर नैना वह तो तुमसे मिलकर ऐसी खुश होती है जैसे उसे जिज्ञासा ही मिल गई हो। रागिनी थोड़ा झेप गई। उसने कहा, हाँ वह नैना है ही इतनी अच्छी कि उससे मिलकर हमेशा मुझे एक बहन वाली फीलिंग आती है, इसीलिए, और वह भी मेरा बहुत ध्यान रखती है। शायद इसलिए क्योंकि जिज्ञासा का दिल मेरे पास है, तभी मैं नैना से कनेक्ट कर पाती हूँ। मुझे पता चला कि जिज्ञासा और नैना बहुत अच्छी दोस्त थी और नैना ने ही जिज्ञासा की बहुत हेल्प की। रेयाश ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, वो बहुत अच्छी दोस्त है और नैना ने जिज्ञासा की बहुत हेल्प की, पर जिज्ञासा का पति और उसके परिवार वाले, वह तो सच में इंसान कहलाने के लायक नहीं। रागिनी, उसने कहा, रेयांश मैंने ये भी सुना है कि राखी उसको सिर्फ 3 महीने की जेल हुई। रेयांश ने कहा, हाँ रागिनी, राखी को सिर्फ 3 महीने की जेल हुई, पर घबराओ नहीं, इन 3 महीनों में ही वो नरक की जिंदगी जिएगी और उसके बाद भी वो कभी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगी। इस बात का पूरा इंतजाम कर दिया गया है, क्योंकि उसके पास अब कोई पैसा नहीं। जिज्ञासा के पापा की सारी प्रॉपर्टी लीगली कोर्ट ने जिज्ञासा के नाम दे दी थी, जिससे कि जिज्ञासा मरते वक्त साइन कर गई कि वो सब कुछ चैरिटी में देना चाहती है। और राखी के पास अब ना तो इज्जत बची है, ना पैसा, ना ही कुछ। अगर वो बाहर आ भी गई तो कोई उसे रहने के लिए अपने घर में जगह भी नहीं देगा और उसके पास कोई घर भी नहीं बचा। जिज्ञासा अब थोड़ी सी खुश थी कि राखी अब कभी भी वैसी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगी जितनी अकड़ के साथ वो रहती थी और हमेशा जिज्ञासा को टारगेट करती थी। एक हफ्ते बाद इधर आदित्य, उसे पहले ही इनोसेंट प्रूफ कर दिया गया था, क्योंकि उसे भी अंधेरे में रखा गया था और यह बात कोर्ट में भी प्रूफ हो गई कि आदित्य को किसी बात का नहीं पता था, इसीलिए उसे थोड़े दिन की सजा हुई, पर वह भी उसने अपने एक साथी की मदद से कम कर ली। अब वह जेल से बाहर आ गया। जैसे ही वह बाहर आया वह आसपास देख रहा था। हालांकि वह कुछ दिन ही जेल में था, लेकिन जिज्ञासा के बिना उसे ऐसा लग रहा था कि उससे मिले हुए उसे बरसों हो गए हैं।
वो बहुत रो रहा था। सबसे ज्यादा उसे इस बात का दुख था कि उसने जिज्ञासा पर कभी विश्वास भी नहीं किया। उसे अगर इतनी बुरी मौत मिली तो वो उसकी वजह से। आदित्य को अभी भी विश्वास नहीं था कि जिज्ञासा जिंदा है या नहीं, क्योंकि सारे सबूत यही कह रहे थे कि वो मर चुकी है। आदित्य सीधा अपने घर गया। जैसे ही वो घर में इंटर हुआ उसने दाएं तरफ देखा जहाँ पर सारा गार्डन था और जहाँ पर अब सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी थी और कुछ भी नहीं। जिज्ञासा और उसने जो पेड़ पौधे अपने हाथ से लगाए थे अब वहाँ पर किसी का कोई नामो निशान नहीं। उन्हें देखकर आदित्य और ज्यादा तड़प उठा कि जिज्ञासा ने शायद उसे सजा देने के लिए ये किया था। वह पेड़ जो उनके प्यार की निशानी थे, जिन्हें जिज्ञासा रोज अपने हाथों से सींचती थी, उसे उसने उखाड़ डाला। फिर वह जैसे ही घर में इंटर हुआ तो उसे अपने घर बड़ा अजीब लगा, क्योंकि वहां पर जिज्ञासा से रिलेटेड कोई चीज नहीं थी। फर्नीचर और कुछ डेकोरेशन का सामान पहले ही राखी ने बदलवा दिया था और जो कुछ भी जिज्ञासा की पसंद का था उन्हें जिज्ञासा जला चुकी थी। अब आदित्य अपने पूरे घर में पागलों की तरह ढूंढ रहा था कि जिज्ञासा से रिलेटेड कोई निशानी उसे मिले। वह पूरे घर में इधर उधर देख रहा था कि उससे जुड़ी कोई फोटो, कोई एक चीज, कुछ भी नहीं। लगभग 2-3 घंटे ढूंढने के बाद वो हताश होकर सोफे पर बैठ गया और ऊंची ऊंची रोने लगा कि जिज्ञासा, तुम बहुत बुरी हो। तुमने ये सब जानबूझकर किया। जानबूझकर तुमने अपने से जुड़ी सारी चीज जला दी। यहाँ तक कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारी एक तस्वीर, तुम्हारी कोई निशानी या तुमसे जुड़ी हुई कोई चीज या तुम्हारा यूज किया हुआ कप, तुम्हारा ब्रश, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि जो बेडशीट्स या पिलो कवर तुम लाई थी तुमने उसे भी जला दिया। आदित्य बहुत बुरे तरीके से रो रहा था और अपना सर बार बार सोफे के पीछे पटक रहा था कि जिज्ञासा, तुमने ये क्यों किया? मैं क्यों नहीं समझ पाया कि तुम मुझे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हो? मैं क्यों नहीं समझ पाया जो जिज्ञासा मेरा दिया हुआ गिफ्ट को किसी को छूने नहीं देती थी, वो खुद उन्हें जला रही है। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। वो स्टोर रूम में भागा तो उसने देखा जिज्ञासा की सारी पेंटिंग्स, उसके ब्रश, सब कुछ गायब हैं। स्टोर रूम पूरी तरह से खाली था, जैसे वहां पर कुछ हो ही ना। आदित्य के हाथ में अपनी बड़ी सी तस्वीर थी जो साथ में गिरी हुई थी, जो उसकी और जिज्ञासा की एक ही तस्वीर थी जिसे जिज्ञासा ने अपने हाथों से फाड़ डाला। उन दोनों की साथ में कभी कोई तस्वीर नहीं थी, ज्यादातर फोन पर थी। और राखी ने ही आदित्य को बोला था कि अगर ज्यादा तस्वीर हुई तो लोगों को उनका रिश्ता पता चल जाएगा और एक बार उन दोनों की शादी हो जाए उसके बाद ही कोई तस्वीर लगाई जाए। अब आदित्य राखी को बुरी तरह से गालियां दे रहा था और जिज्ञासा को याद कर रहा था। उसने कहा, जिज्ञासा, ये सब तुमने जानबूझकर किया ताकि मेरे हाथ में तुम्हारा कोई निशानी ना रहे। तुम्हें याद भी करूं तो कैसे, मेरे पास तुम्हारी कोई तस्वीर भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर उसे याद आया, उसने अपने फोन में देखा तो फोन में भी जिज्ञासा की सारी फोटोज डिलीटेड थी। अब वह हैरान था कि यह कैसे हुआ। फिर उसे याद आया कि उसके पास जिज्ञासा की बहुत कम फोटो थी और उसकी और राखी की बहुत ज्यादा, और जो कम फोटो थी वह भी किसी तरह से डिलीट हो गई थी। वह याद करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यह कब हुआ। तब उसे याद आया कि जब वो अस्पताल में था तो नैना जानबूझकर जिज्ञासा को फोन करने के बहाने उसने उससे उसका फोन लिया था कि उसका फोन खराब हो गया है। तो आदित्य ने 1 मिनट के लिए नैना को फोन दिया था। उसने कहा, नैना, ये सब तुमने किया और यह सब जिज्ञासा ने कराया था ताकि उसे मेरे पास उसका कुछ भी ना रहे। कोई ऐसी चीज इस घर को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे जिज्ञासा यहाँ रहती ही नहीं थी। वो पागलों की तरह पूरे घर में सब कुछ भी ढूंढ रहा था कि जो ऐसी चीज जिसे जिज्ञासा लाई हो या जो जिज्ञासा की यूज की हुई हो, पर वहां कुछ भी नहीं था। खबर। आदित्य बहुत बुरी तरह से तड़प रहा था। वो अपना सिर कभी दीवारों पर मारता कि उसे इतनी बड़ी गलती क्यों हुई और जिज्ञासा इतनी क्रूर कैसे हो सकती है कि उसने अपनी एक तस्वीर भी नहीं छोड़ी रोने के लिए, कि आदित्य उसकी किसी याद को अपने पास रख सके। कोई निशानी, कुछ भी नहीं। उसने कहा, जिज्ञासा, तुमने सच में मुझे पूरी तरह से छोड़ दिया था पर मैं समझ नहीं पाया। अब जब आदित्य का रो रो कर पूरा हाल हो गया तो वह उठा और बोला, ये सब उस राखी की वजह से हुआ है। जिज्ञासा, मैं कसम खाता हूँ उस राखी को इतनी बुरी सजा दूंगा कि वह मरते दम तक याद रखेगी, और अगर एक एक पल उसे नहीं तड़पाया तो मैं भी आदित्य नहीं, और उस मधु, उसको भी नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को भी नहीं। To be continued.